गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे बच्चों को। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स सीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने यहां पे हाजिर हूं एक नया लेक्चर लेके। यानी कि आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में लेक्चर नंबर 9 करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू बच्चों। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल द बच्चा। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, आई एम परफेक्टली फाइन। आप लोग सब अच्छे हो? कैसा रहा आप लोगों का अभी तक का सुबह का सफर? अच्छे से पढ़ाई करी सुबह उठ के? चलो शाबाश। अब फिजिक्स की बारी है। फिजिक्स का आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। जो कुछ चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। सो आज भी आप लोगों को कल की तरह ही पूरी मेहनत करनी है। कल आपने बहुत मेहनत करी, मैंने देखा सबने क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व करे। और आप लोगों के लिए स्पेशल जो बच्चे मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, आईजी पे फॉलो कर रहे हैं, मैंने वहां पे एक रिवीजन नोट्स भी डाल दिए थे ताकि अगर आप रील के दीवाने हैं तो वहां पे देख ले। ठीक है, मुझे पता है आप लोग देखते रहते हो, इसीलिए मैंने वहां पे डाल दिया था सो दैट आप लोग अगर कुछ कर भी रहे हो तो आपका रिवीजन भी होता रहे। सो 2 in 1 काम किया था मैंने, ROR किया था, रिवीजन ऑन रील किया था। बट डेफिनेटली उसका पर्पस यही था कि आप लोगों का जो भी टाइम है वो यूटिलाइज हो रिवीजन करने में। सो आप लोग कहते हैं ना हम भूल जाते हैं सर, हमें याद ही नहीं रहता, हम थोड़े थोड़े दिनों में भूल जाते हैं, तो आप इसके थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना लो कि आपको चीजें याद दिलाता रहे। जैसा आपका माहौल होगा ना वो चीज आप लोगों के माइंड पे वैसा ही इंपैक्ट करेगी। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वैसे ही आपकी आदतें बन जाती हैं। तो अगर आप उठते बैठते सोते जागते यही सब चीजें देखोगे, आप फिजिक्स को पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, फॉर्मूला देखते रहोगे, तो वो आपके दिमाग में बस जाएगा, आपको याद हो जाएगा। है ना, ये भी अच्छा तरीका। सो भाई देखो, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता हूं आप लोगों के लिए सो दैट आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर मेरे उन एफर्ट से आपको 10% भी बेनिफिट मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत है भाई। अगर उन फॉर्मूलाज को देख के आपको याद हो जाता है तो मेरे लिए तो बहुत है ना, कि चलो इसी बहाने रील देखते देखते ही आप लोगों ने 2 फॉर्मूले याद कर लिए। तो मैं रिवीजन आज भी डाल दूंगा लेक्चर के बाद। आज भी जो मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सब कुछ नहीं डालूंगा, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हटके होंगे कॉन्सेप्ट उनको वहां शेयर कर दूंगा सो दैट अगर आप देख रहे हो तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो शुरू करते हैं। आज हम लोगों को क्या करना है? आज हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स के न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी ये तो कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा ही, जो हम लोग पढ़ रहे थे ये तो कॉन्टिन्यूएशन रहेगा ही। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हम पढ़ते ही रहेंगे, पर इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे बैंकिंग ऑफ रॉड के। और मैं आप लोगों को डेथ वेल भी पढ़ाऊंगा आज, मौत का कुआं। यस डेफिनेटली आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं। सुना होगा आप लोगों ने, मौत का कुआं सुना है ये? यस, आज हम डेथ वेल पढ़ने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट, आज का ये लेक्चर। एक सवाल से पहले एक सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल। अब आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर. A bob is suspended from the roof of the car by a massless string. The angle made by the string with the vertical will be. ठीक है, इसको एक बार ट्राई करो, इसको एक बार ट्राई करो, कोशिश करो। ठीक है, इसको ट्राई करो, ट्राई करो। मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, आप इसको ट्राई करो। वो आलोक है ना, उसको कहना मेरी सीट पे मेरा बैग पड़ा होगा, उधर से कोई ला दो, मेरा रह गया गलती से। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। A car is moving with a constant speed of 20 meter per second in a circular horizontal track of radius 40 meter. A bob is suspended from the roof of the car by a massless string. कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाने पे मजबूर करेगा। इसको आप पहले, सबसे पहले ट्राई करो। मैं यहां पे आप लोगों के लिए चार्ट को ऑफ कर रहा हूं ताकि आप लोग फोकस करो। बैग ही लिया, उसके अंदर कार एक्चुअली वो चाहिए थी मुझे, पर बैग ही लिया। ठीक है, ओके, चलो ट्राई करो। चलो यहां पे मैं आप लोगों को टाइमर भी देता हूं सो दैट यू कैन ट्राई। अगर किसी ने ट्राई कर लिया है, टाइमर भी दे दिया है, वो आप रिप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक चीज याद रखना, कार यहां पे सर्कुलर मोशन कर रही है और आप लोगों को पता है सर्कुलर मोशन करते टाइम, मान लो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं, थोड़ी देर के लिए ज्यूम करो यहां पे मैं कार के अंदर बैठा हूं,
और एक पेंडुलम लटका हुआ है। यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहां छत से पेंडुलम लटका हुआ है और आप गाड़ी के अंदर हो, ट्रक के या गाड़ी के अंदर हो, है ना, ये गाड़ी का फ्रंट पार्ट है ऐसे, और ये गाड़ी इस साइड टर्न लेने की कोशिश कर रही है। कहां टर्न लेने की कोशिश कर रही है? मान लो इस डायरेक्शन में टर्न लेने की कोशिश कर रही है। तो क्या होगा? अगर आप सोचो ये गाड़ी कहां टर्न लेने की कोशिश कर रही है, अगर ये गाड़ी राइट साइड टर्न लेने की कोशिश कर रही है तो यानी कि हमारे सिस्टम के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा राइट साइड। याद है ना, कोई भी चीज जैसे अगर ये गाड़ी जा रही है, ये ऐसे जाके इधर की तरफ टर्न लेती है तो आप लोगों को पता है ना, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये गाड़ी इस तरीके से टर्न ले रही होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां होगा। आपके फ्रेम में आपको पता है इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, आपके फ्रेम में इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड। तो ये पेंडुलम ऐसा नहीं रहेगा, ये पेंडुलम किसी एंगल पे चला जाएगा। आप समझ रहे हो? जब आप इस पेंडुलम को देखोगे, क्योंकि इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, तो ये पेंडुलम ऐसे ही ना होके ऐसे हो जाएगा। जब कार टर्न कर रही होगी तो ये पेंडुलम टिल्टेड हो जाएगा। इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो MA होगा और नीचे जो हमारा फोर्स लगेगा वो MG होगा। यहां पे जो लगेगी टेंशन T होगी। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है? ये वाला एंगल यहां पे थीटा क्या होगा? क्या ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है? पहले हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब गाड़ी आगे या पीछे जाती थी, है ना, जब गाड़ी ऐसे जाती थी तब पढ़ा था। पर यहां पे अब गाड़ी इधर नहीं जा रही, गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है, पर उस केस में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे है। जैसे देखो मैं सीधे आते आते ऐसे टर्न ले लूं, देखो फिर से देखना, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और आते आते ऐसे टर्न ले लूं, तो ऐसे में मेरी वेलोसिटी तो आपकी तरफ है पर एक्सेलरेशन इधर होगा। वैसे ही अगर एक्सेलरेशन इधर है और अगर आप इसके अंदर खड़े होगे तो सूडो फोर्स राइट साइड लगेगा। तो ये राइट साइड जो सूडो फोर्स लग रहा है वो MA है, नीचे MG है। और यहां पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, टेन थीटा आ जाता है A/G। कैसे आता है टेन थीटा A/G? क्योंकि यहां से अगर आप टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा MA/MG। थीटा एंगल वर्टिकल से है तो MA/MG आएगा, यानी कि A/G। और यहां पे एक्सेलरेशन A कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? V² डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना, V² बाय रेडियस। और यहां पे आ जाएगा G, है ना। एक्सेलरेशन की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए डाल सकते हो ना, V² डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां पे बस हम लोगों को यही फॉर्मूला सॉल्व करना था, टेन थीटा। अब आप V² की वैल्यू देखो ध्यान से, कितना है? 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस कितना है भाई? रेडियस अपने पास 40 दिया है, रेडियस अपने को 40 दिया है, जी की वैल्यू 10। तो ये तो ऊपर 400 आ गया और नीचे भी 400 आ गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो टेन थीटा मेरा 1 आ गया, तो बोलो टेन थीटा 1, तो थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, यानी कि π/4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? यहां से जो मेरा थीटा आ जाएगा वो π/4 आ जाएगा, 45 डिग्रीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्रीज आ जाएगा। सो आप लोग देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्रीज π/4, यानी कि ऑप्शन सी। 38.52% बच्चों ने आंसर किया है। विद द लीडर बोर्ड चार्ट आप देख सकते हो, सूर्यांश, दिव्यांशु, सूरज, हबीबा, प्रसन्नाजीत, ओवीएस, अंशिका, अब्बास, अनुष्का, प्रथम। वेरी गुड, ठीक है। सो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस इतना याद रखना, इसमें हम चाह रहे हैं आगे टर्न ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां होगा, सूडो फोर्स यहां होगा। मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से बना रहा था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन करने के बाद आज हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। पर एक क्वेश्चन और साइक्लिस्ट वाला भी बता दो, चलो ये तो आसान है, ठीक है ना। बैंकिंग ऑफ रोड से पहले ये साइक्लिस्ट वाला क्वेश्चन कर लो, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, ये तो आप बता ही दोगे। मैंने कल आपको बताया था साइक्लिस्ट या मोटरसाइक्लिस्ट टर्न लेते टाइम बेंड क्यों होता है, क्या कारण होता है, उसका जवाब आप दो। कोई साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है, मोड़ते टाइम साइकिल को बेंड क्यों करता है, उसका सही कारण क्या है? आ साइक्लिस्ट बेंड व्हाइल टेकिंग टर्न इन ऑर्डर टू, क्यों बेंड करता है? अगर आप इसका सही कारण ढूंढ रहे हो, क्या सही रीजन है, सोच के बताओ। आ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग, बेंड करने से क्या हुआ था, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। जब वो बेंड होता है किसी एंगल पे, उससे क्या हुआ था, याद करो। बेंड करने से क्या हुआ था? जब एक साइक्लिस्ट चलते चलते उसको मोड़ना था, वो बेंड कर रहा था, तो आपको याद है उसका नॉर्मल रिएक्शन में कुछ फर्क आया था। उससे हमें क्या मिला था? नॉर्मल रिएक्शन से हम लोगों को क्या मिला था? बेंड करने से एक कंपोनेंट मिला था। किसकी तरफ मिला था? टुवर्ड्स द सेंटर मिला था, यानी कि हम लोगों को उससे एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिला था। रिमेंबर,
जब साइकिलिस्ट बेंड करता है ना, कोई साइकिलिस्ट है अगर वो साइकिल पे बैठा है, वो इस तरीके से बेंड करता है तो एक कंपोनेंट मिलता है। बेंडिंग एंगल हमने ये लिया था, पर एक कंपोनेंट मिलता था एन साइन थीटा, जो आपको टर्न करने में मदद करता था, यानी कि जो हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि ये हम लोगों को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है बेंड करने से। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 75% बच्चों को याद है, वेरी गुड। इसका मतलब आप पढ़ के आए हो, वेरी गुड, नाइस। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अब एक बात बताओ यार, साइकिलिस्ट तो बेंड कर जाता है, अब आप गाड़ी को कैसे बेंड करोगे? सोचने वाली बात है। सर टर्निंग ट्रैक पे अगर हम ध्यान से देखें, साइकिलिस्ट तो बेंड कर जाता है, अब गाड़ी थोड़ी ना दो पहियों पे चलेगी। गाड़ी अच्छी लगेगी आप लोगों को बेंड करती हुई? गाड़ी तो बेंड नहीं कर सकती। समझ रहे हो अच्छी तरीके से? यानी कि अगर गाड़ी किसी चीज पे चल रही है, किसी सड़क पर अगर गाड़ी चल रही है ना, हम मान लेते हैं आज मेरी कार अंदर रह गई है, लेक्चर में मैंने मंगवाई है, अभी तक अगर आई नहीं तो इसलिए मैं इसको गाड़ी मान के चल रहा हूं, ठीक है? तो सपोज ये हमारी कार है, सपोज ये हमारी कार है ना, ये ऐसे ट्रैक पे चल रही है, तो गाड़ी चलते चलते थोड़े ना बेंड हो सकती है, तो हमें सड़क को ही थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है। जिस ट्रैक पे वो चल रही है, ट्रैक को बेंड करना है। गाड़ी को इधर जाना है, गाड़ी को लेफ्ट साइड जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी रोड को बेंड करना पड़ता है, इस डायरेक्शन में बेंड करना पड़ता है। यानी कि साइकिल तो बेंड हो जाती है, साइकिलिस्ट तो अपने आप को बेंड कर लेता है, पर गाड़ी अपने आप को बेंड नहीं कर पाती। तो इसीलिए हम लोग ट्रैक को थोड़ा सा इंक्लाइन बनाते हैं। आपको नजर आ रहा है, ये गाड़ी की हेडलाइट नजर आ रही है आप लोगों को? यानी कि ये गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन है, इन्होंने एन से लिखा है, हम आर से लिखते हैं, इन्होंने एन से लिखा है, एक ही सिंबल है। आप कैपिटल आर भी यूज कर सकते हो, एन भी। कैपिटल आर इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि हम रेडियस के लिए आर यूज कर रहे हैं ना, इसलिए इसने नॉर्मल रिएक्शन को एन से लिख दिया है। तो गाड़ी जब टर्न कर रही है, गाड़ी को इस ट्रैक पे टर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी को टर्न करना है इस ट्रैक पे और इस डायरेक्शन में टर्न करना है। अब भैया फ्रिक्शन नहीं है, सोचो सर्कल, अगर यहां पे ट्रैक पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट ट्रैक पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या करेगी गाड़ी? दो पहियों पे तो चलेगी नहीं, ऐसे चल चलते दो पहियों पे आ जाएगी क्या? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सोचो जगजोत सर सुबह सुबह तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं और राउंड अबाउट पे उनको टर्न लेना है, और जगजोत सर दो पहियों पे गाड़ी चला रहे हैं, मस्त एकदम मूवी की तरह। अच्छा लगेगा? लगेगा तो अच्छा, वैसे है ना, लगेगा तो अच्छा, बट ठीक है भैया, सही नहीं है, है ना, रिस्की हो जाएगा सर, रिस्की हो जाएगा। ठीक है, रोज रोज आना है, एक दिन तो आना नहीं है, एक दिन चलाना हो तो चलेगा, रोज रोज आना है। सर आप हमें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, आप दो पहियों पे गाड़ी चला के आ रहे हो, ठीक है, आपने फोर व्हीलर को टू व्हीलर बना दिया। तो यहां पे जो ट्रैक होता है, टर्निंग ट्रैक, अपने आप ही आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया है कभी टर्निंग ट्रैक? कभी आप लोग ऐसे हाईवे के साइड जब टर्न्स वगैरह आते हैं, या फिर मेन रोड पे राउंड अबाउट आता है, या फिर आपके ट्रैक्स ऐसे टर्न्ड होते हैं, कर्व्ड होते हैं, तो वहां पे आप देखना आपके ट्रैक थोड़े से तिरछे होते हैं, थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, इसी को कहते हैं बैंक्ड। क्या कहते हैं? बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब होता है किसी एंगल पे मुड़े होते हैं, बैंक्ड ट्रैक, है ना। ये ट्रैक कैसे होते हैं? बैंक्ड, थोड़े से तिरछे। सड़क सीधी नहीं होती, फ्लैट नहीं होती, तिरछी होती है थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ी सी तिरछी होती है अगर हम ध्यान से देखेंगे। सो अगर हम ध्यान से देखें यहां पे, अब वही साइक्लिस्ट बेंडिंग वाला ही कॉन्सेप्ट लग सकता है, जैसे साइक्लिस्ट बेंड करता है ना, अब यहां पे वही कॉन्सेप्ट लग सकता है। चलो जी, हमारी कार आ गई है, मैंने जो मंगवाई थी, आई थिंक इसके अंदर होनी चाहिए। 1 सेकंड बच्चों, अगर हमें गाड़ी मिल गई तो हमें समझाने में आसान हो जाएगा। हमने मंगवाई तो है, आ गई जी, आ गई। चलो ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था, अपनी प्यारी कार, स्माइलिंग कार। तो हमारी कार आ गई है हमारे पास, और कार कैसे होती है? इस तरीके से। अब देखो, दो पहियों पे चलती हुई कार तो अच्छी लगेगी नहीं, तो कार को दो पहियों पे चलाने की जगह हम सड़क को बेंड कर देते हैं। कार को दो पहियों पे चलाने की जगह हम क्या करते हैं? सड़क को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, ताकि यहां पे आपको जो नेसेसरी रिएक्शन है वो मिल सके। यानी कि अब आपने कितना सड़क को बेंड किया बोलो? थीटा एंगल पे, तो आपका यहां पे भी एंगल थीटा ही बनेगा। आपने सड़क को कितने एंगल पे बेंड किया? थीटा, है ना। कितने एंगल पे? जो फ्लैट सरफेस थी उसको आपने थीटा पे किया, तो आपका नॉर्मल भी थीटा एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगेन, अब अगर आप देख सकते हो, यहां पे आपको मिलेगा एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, यानी कि ये तो सेम चीज हो गई। साइक्लिस्ट बेंडिंग वाला केस ही हो गया, यहां पे एन कॉस थीटा एम जी से बैलेंस हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। एन साइन थीटा आपको एम वी स्क्वायर बाय आर दे देगा, ठीक है, और एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? आप देख सकते हो, एम जी के बराबर हो जाएगा। रेशियो लोगे तो यहां से टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी आएगा। ये मैंने कल आप लोगों को रिविजन में दिखाया था ना, आईजी में, अगर आपने देखा हो तो मैंने वहां पे डाला था
टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी सेम, बट विदाउट फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, नो फ्रिक्शन एट ऑल। यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, चिकनी सड़क है बेटा। बारिशों के टाइम ना फ्रिक्शन बहुत घट जाता है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सड़कों को बेंड ही कर देते हैं। स्लिपरी हो जाती है ना सड़कें, इसलिए उसको बेंड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। रोड को बेंड कर सकते हैं, हाँ, रोड को हम लोग थोड़ा सा कर्व्ड बना देते हैं, ऊंचा सा बना देते हैं। ठीक है ना, ओके, चलो ठीक है। ये कार्स मैं गिफ्ट करूंगा, जो बैच में टॉप करेगा उसको मैं जरूर गिफ्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर एक मैं नई कार ले आऊंगा, पर तब तक आप लोगों को स्ट्रगल करना है, तब तक पढ़ो। गिफ्ट में मिलेगी ये कार उस बच्चे को जो अच्छा परफॉर्म करेगा। रेगुलर में टेस्ट के रिजल्ट्स देखूंगा, बिल्कुल लास्ट में एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को ये गिफ्ट करूंगा। ठीक है, जो सबसे टॉप पे रहेगा उसको गिफ्ट करूंगा। एक ही है ना मेरे पास, बहुत सारी होती तो सबको दे देता, अब क्या करें, मजबूर है। ठीक है, चलो क्लियर। अगर हम आगे बढ़े ध्यान से, यहां पे तो देखो फ्रिक्शन नहीं है, बट अगर फ्रिक्शन है तो क्या। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब अगर फ्रिक्शन है तो क्या होगा। अभी तो फ्रिक्शन हटा दिया था मैंने, बट अब अगर फ्रिक्शन है तो क्या। फ्रिक्शन हमारी मदद कर सकता है, फ्रिक्शन और बेंडिंग दोनों मदद कर सकती है। पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, फ्रिक्शन से हम लोग सर्कल में टर्न ले सकते थे, हमने पहले भी पढ़ा था। पर एक चीज याद रखना, फ्रिक्शन ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन टायर्स को वेयर एंड टियर कर सकता है, यानी कि टायर में हीट जनरेट कर सकता है, उसको बर्स्ट कर सकता है। अरे फ्रिक्शन की मदद से अगर आप हर बार टर्न लोगे ना, तो आपके टायर फटने का डर बना रहेगा। ठीक है ना, इसलिए हम सड़क को थोड़ा सा बेंड भी कर देते हैं। तो हम कोशिश करें कि कम से कम फ्रिक्शन को यूज करें, बट फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है, बट फ्रिक्शन के बिना टर्न करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रिक्शन टायर में क्या जनरेट कर सकता है, हीट। जैसे अरे हाथ में हीट जनरेट हो जाती है, ऐसे टायर भी तो फट सकते हैं। पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे हैं, बट यहां पे फ्रिक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं। और इसमें दो केसेस करने हैं बच्चे। कितने केसेस करने हैं बोलो, दो केसेस करने हैं, टू इंपॉर्टेंट केसेस। और वो दो इंपॉर्टेंट केसेस क्या है। पहली बात, अगर आप अपनी गाड़ी की बात करो, मान लो ये गाड़ी है, कैसे ट्रैक पे बोलो, ध्यान से देखो, कैसे ट्रैक पे, अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक्ड है। ये रोड कैसी है, सीधी नहीं है ना, कैसी है ये सड़क, बैंक्ड है। इसको लेफ्ट साइड टर्न लेना होगा, ये बैंक्ड है। तो अगर मैंने गाड़ी को यहां छोड़ दिया, गाड़ी तो स्लिप करके नीचे भी आ सकती है, देख रहे हो। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो नीचे भी आ सकती है। तो यानी कि इसके पास एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि ये नीचे ना आ जाए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड। अगर ये बहुत स्लो चल रही है तो ये अपना स्लिप करके नीचे आ जाएगी, देख रहे हो, स्लिप करके नीचे आ जाएगी। अगर ये बहुत स्लो चल रही है तो ये क्या होगी, स्लिप करके नीचे आ जाएगी। इसलिए यहां पे एक मिनिमम स्पीड चाहिए। और अगर ये बहुत फास्ट टर्न करेगी, अगर ये बहुत फास्ट स्पीड से टर्न करेगी, बहुत ज्यादा स्पीड से टर्न करेगी, तो ये ऊपर भी जा सकती है, ऊपर की तरफ खिसक सकती है, तो ये आउटवर्ड स्किड कर सकती है। सुनो ध्यान से, यहां पे दो तरीके की स्किडिंग हो सकती है। अगर ये स्लो चल रही है तो ये कहां स्किड करेगी, नीचे की तरफ, स्लिप। जैसे मैं रोक दूं तो ये स्लिप करके नीचे आ रही है ना। अगर ये बहुत स्लो चल रही है तो ये नीचे स्लिप हो सकती है, और अगर बहुत तेज चल रही है तो ये ऊपर की तरफ स्लिप हो सकती है। तो दो केसेस यहां पे बनते हैं, एक बार ये अपवर्ड स्किड कर सकता है, एक बार डाउनवर्ड। यानी कि फ्रिक्शन की भी दो डायरेक्शन है। अगर ये बहुत स्लो चल रही है, आपने देखा था, अगर कार क्या चल रही है, वेरी स्लो, है ना, अगर ये गाड़ी क्या चल रही है, स्लो स्पीड से चल रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से चल रही है, जैसे हम वहां पे कार दिखा रहे हैं, इस तरीके से कार की हेडलाइट होगी, यहां पे ऐसे टायर दिख रहे होंगे, ठीक है ना। अगर ये गाड़ी बहुत स्लो स्पीड से चल रही है तो ये नीचे की तरफ टेंडेंसी है स्लिप करने की। इसकी टेंडेंसी कहां है, अगर आप ध्यान से देखोगे, डाउन, है ना। टेंडेंसी क्या है, स्लिप डाउन करने की है। तो वहां पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और अगर ये बहुत हाई स्पीड से चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है, तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, अगर हम ध्यान से देखें, हाई स्पीड से चल रही है तो उस केस में इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ स्किड करने की है। उस केस में ये क्या कर सकती है गाड़ी, ये गाड़ी का फ्रंट पार्ट है, जैसे यहां पे दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो सकता है, गाड़ी टर्न करते करते क्या हो जाए, ऊपर की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी रखे, तो ऊपर स्लिप कर सकती है हाई स्पीड पे। तो यहां पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, डाउन। यहां पे फ्रिक्शन क्या लगेगा आपका, डाउन। तो आपको फ्रिक्शन की दो डायरेक्शन मिल गई, फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, डाउन भी। फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन भी लग सकता है, डाउन द इंक्लाइन भी लग सकता है। पहले अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। बच्चों को लगता है एक ही डायरेक्शन हो सकती है, फ्रिक्शन की दो हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड। अप द इंक्लाइन भी लग सकता है, डाउन द इंक्लाइन। अब आता है सर सेफ स्पीड क्या है, तो हमें किस स्पीड पे टर्न करना चाहिए, व्हाट इज द सेफ स्पीड। तो हमें यहां पे मिनिमम स्पीड भी निकालनी पड़ेगी और मैक्सिमम भी। हमें मिनिमम स्पीड भी निकालनी पड़ेगी और क्या निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम स्पीड भी, दोनों निकालनी पड़ेगी।
अब नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको लगता है आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है कि आप ये डिराइव कर पाओगे? नहीं। तो मैं आप लोगों को डेरिवेशन तो कराऊंगा, पर उससे पहले फॉर्मूला कहूंगा कि याद करो। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? डेरिवेशन जरूरी है, मैं समझा दूंगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे, बट उससे जरूरी है कि अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए वी मैक्स का और वी मिन का। बात एग्री करते हो? करना चाहिए ना? थम्स अप कर दो यहां पे कमेंट में अगर आपको लगता है ये बात सही है। सही है ना ये बात? ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो फिर आप लोगों को डिराइव करने में बहुत टाइम लगेगा। तो पहले तो हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। आपको याद है हमने स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम स्पीड का फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन के साथ फॉर्मूला क्या होता था आपको पता है? आर जी इंटू म्यू। और बैंकिंग के साथ क्या होता था? आर जी इंटू टेन थीटा। अगर सिर्फ फ्रिक्शन था तो रूट आर जी म्यू, और अगर एंगल था बैंकिंग वाला तो आर जी टेन थीटा। यहां पे दोनों आएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे आर जी, यहां पे म्यू भी आएगा और टेन थीटा भी आएगा, क्योंकि यहां फ्रिक्शन भी है और क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे फ्रिक्शन भी है और क्या है, बैंकिंग भी है, पर नीचे भी एक फैक्टर आएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये पूरा डिराइव मैं कराऊंगा, पर अभी के लिए आप याद रखो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ये हमारी क्या है जिससे आप टर्न कर सकते हो? मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड जो हमारी पॉसिबल स्पीड है जिससे आप एक कर्व्ड रोड पे टर्न कर रहे हो। ये रोड आपकी कर्व्ड है, आपको लेफ्ट टर्न करना है, तो दिस इज अ मैक्सिमम स्पीड जिससे आप टर्न कर सकते हो। मैक्सिमम स्पीड ये है, कितनी है आप लोग इसको याद रखोगे? आर जी म्यू भी है, टेन थीटा भी, और दोनों जुड़ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। याद रखोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको दो चार बार लिख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। आर जी मैं ऐसे लिखता हूं बेटर, टेन थीटा प्लस म्यू और डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को यहां पे ध्यान से दिखाऊं, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? वी मिनिमम भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैक्सिमम कैलकुलेट किया है ऐसे ही मिनिमम स्पीड भी लिखेंगे। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है? वी मिनिमम। बस जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे माइनस कर दो, जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे माइनस कर दो। ठीक है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। याद रखना ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन नॉट काइनेटिक। ठीक है, इसलिए म्यू एस आएगा। जहां पे भी आप कोफिशिएंट लिखोगे ये कोफिशिएंट म्यू एस आएगा। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के लिए। मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के लिए हम ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वही फॉर्मूला है, बस इन्होंने रेडियस को स्मॉल आर से लिखा, मैंने कैपिटल आर से लिखा था। स्मॉल आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, आप अपने नोट्स में जरूर बना लेना। और दिस इज द मिनिमम स्पीड, यानी कि सेफ स्पीड इनके बीच में लाई करेगी। आपकी स्पीड इससे कम होनी चाहिए और इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड इससे ज्यादा हो गई तो आप कहां स्किड करोगे? अपवर्ड, अप द इंक्लाइन प्लेन। अगर आपकी स्पीड इससे कम हो गई तो आप कहां स्किड करोगे? डाउन द इंक्लाइन। आपको स्किडिंग नहीं चाहिए, आप स्लिप नहीं करना चाहते, इसलिए आपकी स्पीड इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, मैं अभी भी कह के चल रहा हूं, चाहे जितनी मर्जी डेरिवेशन कर लो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए विद फ्रिक्शन के लिए। और अगर हम ध्यान से देखें इसका डेरिवेशन कैसे है, बहुत आराम से डेराइव कर सकते हैं, कोई खास नहीं है। मैं जल्दी से डेराइव करता हूं, आप मेरे साथ बने रहना। जल्दी से इसका डेरिवेशन करते हैं। आप लोग सोच के बताओ मुझे, अब जो मैं पूछूं उसी का रिप्लाई करना, जो मैं पूछता जाऊं उसी का रिप्लाई करते जाना। अब हम लोग यहां पे मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे हैं। स्किडिंग की टेंडेंसी कहां है? स्किड की टेंडेंसी कहां है? अप या डाउन? मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्किड की टेंडेंसी कहां है? इसकी स्किड करने की टेंडेंसी कहां है? ये गाड़ी कहां स्किड कर सकती है? कैसे स्किड कर सकती है? अप या डाउन? मैक्सिमम स्पीड में मैंने क्या बोला था? इसकी स्किडिंग की टेंडेंसी अपवर्ड है। कैसी है? अपवर्ड। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। और हम मैक्सिमम लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा रहे हैं डाउनवर्ड। ठीक है ना, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, मैक्सिमम स्पीड से ये टर्न कर रही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। और इसको एक सूडो फोर्स मिलेगा ना पीछे, जो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे मेरे पास फ्रिक्शन भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, एमजी भी है। अब यहां पे देखना आपके पास दो एक्सिस बनेगी, फिर से ध्यान देना, यहां पे आपके पास दो एक्सिस बनने वाली है। एक एक्सिस कैसी? एक एक्सिस आपकी ये वाली होगी, क्रॉस वाली, जैसे हम पहले भी बनाते थे ना कि एक क्रॉस वाली एक्सिस बनेगी और एक ये वाली एक्सिस। कौन सी दो एक्सिस? एक तो ये क्रॉस वाली एक्सिस और एक ये। क्रॉस वाली एक्सिस का मतलब है आप ये वाली एक्सिस की बात कर रहे हो,
जो हमारी इंक्लिनेशन पे है, यानी कि देख सकते हो आप ये वाली एक्सिस। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटी हो गई है ना, थोड़ा पतला बनाते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये पिंक वाली एक्सिस देख सकते हो, ये एक्सिस होगी आपकी, ठीक है, जिसपे आपका नॉर्मल लाई कर रहा है, ये वाली एक्सिस होगी। और दूसरी हमारी जो हमारी प्लस वाली एक्सिस होती है, यानी कि ये वाली एक्सिस, सिंपल ये वाली एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो दोनों एक्सिस को बनाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ मैं दिखा देता हूं, ये वाई एक्सिस हो गई मेरी, ठीक है, और नीचे की तरफ ये वाली एक्सिस हो गई, है ना, जिसपे एमजी लाई कर रहा है, और ये हो गया। ठीक है ना, तो हमने दोनों एक्सिस सिस्टम बना दिया। नजर आ रहे हैं आपको दोनों एक्सिस सिस्टम। और अब अगर आप ध्यान से देखो, अब आप लोग कंफ्यूज हमेशा ये रहते हो कि सर किसके कंपोनेंट लें। फोर्सेस तो हमें नजर आ रहे हैं, पर सर किन फोर्स के कंपोनेंट लेने चाहिए, किन के नहीं। अब आप लोगों को यह सोचना है कि यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, उससे समझ में आएगा कि किस फोर्स के कंपोनेंट लेने हैं और किसके नहीं। आपको पता है ना, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। ये गाड़ी इसी तरीके के ट्रैक पे तो चल रही है, ये कैसे ट्रैक पे चल रही है, इस तरीके के सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है ना, जिसका सेंटर कहीं यहां लाई करेगा। मान लो यहां पे कहीं सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस ट्रैक का सेंटर यहां पे कहीं होगा। यानी कि हमें फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, हमें फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब हमें फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, मतलब हमें व्हाइट वाली एक्सिस चाहिए। हमें फोर्सेस किस एक्सिस पे चाहिए, बोलो व्हाइट वाली पे। क्यों? अरे क्योंकि इसका सेंटर इधर है। कहां है? ये कार जब टर्न कर रही है, देखो ना, ये गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है, देखो देखो, ये गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है, तो ये इसका सेंटर कहां होगा? यहीं तो कहीं सेंटर होगा, जिस ट्रैक पे ये टर्न कर रही होगी उसका सेंटर यहां होगा ना। कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, पिंक वाली पे या व्हाइट वाली पे? ये वाली एक्सिस पे, यानी कि व्हाइट वाली पे। यानी कि जो फोर्सेस व्हाइट एक्सिस पे हैं उनको वहीं रहने दो, उनको मत छेड़ो। जो जो फोर्सेस वाई एक्सिस पे है, कौन है वो फोर्सेस? एमजी। कौन सा फोर्स है जो वाई एक्सिस पे? एमजी। इसके कंपोनेंट अब नहीं लेने, इसके कंपोनेंट अब आप नहीं लोगे। सिर्फ किसके कंपोनेंट लोगे? एक तो ये एफ एस मैक्स, क्योंकि वो नीचे वाली एक्सिस पे है, दूसरा नॉर्मल, इन दोनों के कंपोनेंट लोगे। फिर वही बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा थीटा, फिर ये वाला एंगल छोड़ के ये वाला एंगल होगा थीटा, फिर ये वाला एंगल छोड़ दो, ये वाला एंगल होगा थीटा, और ये वाला एंगल होगा थीटा। है ना, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये थीटा है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपने रोड को थीटा एंगल पे बैंक किया था तो आपका नॉर्मल भी थीटा एंगल पे इधर आ गया था। तो अब आप लोगों को कंपोनेंट लेने हैं एन के। नॉर्मल रिएक्शन को एन से लिखा गया है बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन ही है जिसको मैंने एन से लिखा है। ऊपर क्या आ जाएगा देख सकते हो, एन कॉस थीटा। राइट साइड कितना आ जाएगा इसका कंपोनेंट, आप देख सकते हो एन साइन थीटा। क्या कंपोनेंट सही है? एन का ऊपर वाला कॉस और ये वाला साइन। ऐसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आप क्या लिखते हो? म्यू इंटू नॉर्मल, यही लिखते हो ना फ्रिक्शन को, म्यू इंटू नॉर्मल। तो आप यहां से लिख सकते हो म्यू एस इंटू नॉर्मल, और ये एंगल है थीटा, तो यानी कि म्यू एस नॉर्मल कॉस थीटा। इसी फोर्स के कंपोनेंट ऊपर लिए और नीचे भी ले लो। नीचे क्या आ जाएगा? एमजी तो पहले से था, म्यू एस नॉर्मल साइन थीटा। देख लो, बस ये फोर्सेस है हमारे पास। फ्रिक्शन के कंपोनेंट लिए और नॉर्मल के लिए, क्योंकि वो पिंक वाली एक्सिस पे थे, पर हमें फोर्सेस व्हाइट वाली एक्सिस पे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन राइट साइड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन राइट साइड है, इसलिए किया हम लोगों ने। अब आप जल्दी से बता दो, नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? आप बैलेंस कर सकते हो, और इसको किससे बैलेंस कर सकते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले इसको लिखो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि रेडियस। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। आप यहां से एन कॉमन ले लो और यहां से आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इसको देखो ध्यान से, ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर होगा, यानी कि आप लिख सकते हो ऊपर है एन कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं, एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? आप देख सकते हो एम जी प्लस म्यू एस इंटू नॉर्मल साइन थीटा। अब आप इसको क्या ले जाओ? लेफ्ट साइड, और एन को कॉमन ले लो। ठीक है ना, किसको राइट साइड ले गए हो? लेफ्ट साइड ले गए हो, इसको लेफ्ट साइड ले गए हो और एन को कॉमन ले लिया। कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये किसके बराबर है? आपका एम जी के। ठीक है, अब ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इनका रेशियो लेना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का रेशियो लेना है। तो आप देख सकते हो, इसको इससे डिवाइड करना है। आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से। अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे, एन एन कट जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा,
और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और राइट साइड क्या आ जाएगा आप देख सकते हो, एम वी स्क्वायर बाय आर को एम जी से डिवाइड करना है, एम एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, अपने आप लिख के देख के करना क्योंकि ये डेरिवेशन है, ये अब आपको नहीं आएगी एग्जाम में, मैं करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ये कैसे आया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें से कॉस थीटा को कॉमन लेना होता है, ऊपर से भी नीचे से भी। अगर आप ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लोगे, देखो यहां पे तो साइन थीटा कॉस थीटा कैसे कॉमन लिया आपने, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, आप यहां लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि अगर आप अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना। इन दोनों में से कॉस थीटा अगर आपको कॉमन लेना है तो आप यहां से कॉस थीटा ले सकते हो, पर डिवाइड में कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस म्यू एस बचा, प्लस क्या बचा, अगर आप देखोगे कॉस थीटा तो आप ले चुके हो म्यू एस। ऐसे ही नीचे से देखो, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो यहां तो बचेगा 1 और यहां से बचेगा म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर आ जाएगा। कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब इस आर जी को यहां मल्टीप्लाई करो तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, आर जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, आर जी, और मैं अंडर रूट भी ले लेता हूं, वी स्क्वायर की जगह वी लिख देता हूं, अंडर रूट में सब कुछ लिख देता हूं, आर जी यहाँ पे टेन थीटा प्लस म्यू एस और डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब ये डेरिवेशन सिर्फ उसी के काम की है जो अच्छे से डिटेल में देखना चाहता है कैसे आया, बट मेरे हिसाब से ये पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। आर जी टेन थीटा प्लस म्यू, अगर दोनों लग रहे हैं, फ्रिक्शन भी और आपका बैंकिंग भी, टेन थीटा प्लस म्यू और नीचे माइनस, ऊपर प्लस है ना, नीचे माइनस 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये मैक्सिमम स्पीड आ गया। तो आप लोगों को याद क्या रखना चाहिए, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सर हमें पूरी डेरिवेशन याद करनी है, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। पता है क्या पता होना चाहिए, यहां पे आपको इसकी टेंडेंसी पता होनी चाहिए, इसकी टेंडेंसी क्या है, अप है, टेंडेंसी क्या है, अगर आपको जो मैंने पहले बताया था, टेंडेंसी क्या है, अप है, स्लिप करने की, स्लिप टेंडेंसी अपवर्ड है, ताकि हमें पता चले फ्रिक्शन डाउन है। आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अगर वो मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, आपको पता होना चाहिए नीचे लग रहा है, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है। और उसके बाद आप लोगों को ये फाइनल स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको हमने डिराइव करने में टाइम लिया, बट आपको ये पता होना चाहिए। अब मैंने मैक्सिमम स्पीड डिराइव की है, मिनिमम आप लोग खुद करना अपने लिए, क्योंकि जरूरत नहीं है डेरिवेशन की, बस मैं आपको मेथड बताता हूं। आपको पता है इसमें टेंडेंसी क्या होनी चाहिए स्लिप करने की, डाउनवर्ड या अपवर्ड, बस इतना बताओ। इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए स्लिप करने की, डाउनवर्ड या अपवर्ड। यहां पे मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, इसकी टेंडेंसी कहां है कि सर नीचे की तरफ है ना, इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ है। फिर से अगर आप देखोगे टेंडेंसी क्या है, स्लिप डाउन द इंक्लाइन। तो यहां पे बस आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि सर फ्रिक्शन यहां पे स्टैटिक लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, और ऊपर की तरफ हम ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सब कुछ वही है। अब आप लोगों को पता है फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, बाकी पहले की तरह आप लोग करोगे। यहां पे आप कॉस थीटा, यहां पे आप सारे एंगल्स दिखाओगे, सिंस दिस एंगल इज थीटा, आप बाकी सारे एंगल्स यहां पे दिखाओगे, सारे एंगल्स यहां पे इंडिकेट करोगे जैसे हम लोगों ने पहले बनाए थे, सारे एंगल्स यहां पे दिखाओगे, कंपोनेंट लोगे, सॉल्व करोगे, वी मिनिमम निकालोगे। तो यहां पे जो वी मिनिमम आएगा मैंने ऑलरेडी बता दिया, अंडर रूट ऑफ आर जी, यहां पे कितना आएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू, ठीक है ना, टेन थीटा माइनस म्यू एस और डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह। फर्क क्या आ गया, सेम फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें बस फ्रिक्शन नीचे था, उसमें फ्रिक्शन ऊपर आ गया, इसमें फ्रिक्शन नीचे था और इसमें फ्रिक्शन कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है बेटा। नहीं डेरिवेशन मत करना ज्यादा भैया, ये याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करो कि आपसे सिर्फ यही पूछेगा, क्योंकि आपसे थोड़े ना नीट में पूरी डेरिवेशन कराएगा भाई, नहीं करवाएगा ना, तो इसको ध्यान रखो। ओके, अब इसमें एक चीज और याद रखना, मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या मैंने आपको एक ऐसा एंगल भी पढ़ाया है, क्या मैं रोड को एक ऐसा एंगल दे सकता हूं जिसमें ये स्लिप करे ही ना नीचे। देखो अभी तो कहां कर रही है, देखो अभी रोड फ्लैट है, पर रोड को मैं कर्व कर रहा हूं, एक ऐसा एंगल जिसपे स्लिप नहीं करता नीचे, उस एंगल को क्या कहते थे, क्या कहते थे, एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि अगर हम यहां पे थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम रखे तो सर ये नीचे आएगा ही नहीं, हाँ या ना बताओ।
सोचो, अगर हम यहाँ एंगल ऑफ रिपोज पे रख दें तो गाड़ी रेस्ट पे भी है तो भी नीचे नहीं आएगी, यानी कि मैं मिनिमम स्पीड को 0 भी मान सकता हूं। अगर मेरा बैंकिंग एंगल एंगल ऑफ रिपोज से छोटा रहे तो हमारे लिए टेंशन नहीं है। यार खुद सोचो, आप कभी ऐसी सड़क पे गए हो जहां पे इतना ज्यादा एंगल कर दे बैंक की गाड़ी खड़ी खड़ी नीचे आ जाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना सर। सर ऐसी हमने कभी सड़क नहीं देखी जहां पे टर्न लेते टाइम अगर कार हम खड़ी कर दें, कार अपना स्लिप करके नीचे आ जाए। सर ये तो बहुत बेकार सड़क है ना, कि गाड़ी बस खड़ी है और अपना स्लिप करके नीचे आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यानी कि मिनिमम स्पीड आपकी 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0। कभी भी आप टर्निंग ट्रैक पे जाओ, वहां पे हमेशा सिर्फ ये लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड, सिर्फ स्पीड लिमिट लिखी होती है कि मैक्सिमम स्पीड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 70 से 80 से 90 से, इससे ज्यादा स्पीड से टर्न मत करो। कभी भी वो वहां मिनिमम स्पीड नहीं लिखता, क्योंकि अंडरस्टूड होता है रोड को इतना ज्यादा कर्व नहीं कर दिया, रोड को इतना ज्यादा बैंक भी मत करो कि गाड़ी खड़ी खड़ी नीचे गिर जाए। आ रहा है समझ में? यानी कि वैसे हम मिनिमम स्पीड का ये फॉर्मूला पढ़ तो रहे हैं, पर जब समझदार इंजीनियर बैठ के रोड बनाते हैं, जब जो समझदार तरीके से रोड को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन की जाती है, उसका एंगल इतना ज्यादा नहीं लिया जाता कि खड़ी हुई गाड़ी नीचे चली जाए। आप ऐसे तो रोड के साइड में कभी कार खड़ी नहीं कर पाओगे। मान लो आपको कुछ काम पड़ गया, फोन आ गया, आपने साइड में कार खड़ी करी, वो स्लिप करके नीचे आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यानी कि मिनिमम स्पीड को 0 रखा जाता है। मतलब कि आप लोगों के लिए कोशिश की जाती है कि जो भी आपका टेन थीटा है, इफ टेन थीटा इज लेस देन म्यू एस, हम ये कोशिश करते हैं कि टेन थीटा म्यू एस से कम हो, लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस। तो मिनिमम स्पीड हम लोग कितनी रख सकते हैं इस केस में? 0। मिनिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं इस केस में? 0। हम एक्चुअली टेन थीटा को म्यू एस के बराबर रख लेते हैं और मिनिमम स्पीड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यही बात मैंने यहां पे लिख दी है। देखो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है नोट्स में। हायर स्पीड पे कार स्किड कर सकती है आउटवर्ड्स, यानी कि अप द इंक्लाइन। आउटवर्ड का मतलब है अप द इंक्लाइन। जो मैंने सारी चीजें बताई है ना, मैंने यहां लिख दी है। लोअर स्पीड पे वो नीचे की तरफ स्किड कर सकती हैं, यानी डाउन द इंक्लाइन स्किड कर सकती हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बोला वी मिनिमम को हम क्या रख लेते हैं? 0, क्योंकि हम चाहते हैं, वी मेक श्योर दैट द एंगल ऑफ बैंकिंग इज लेस देन रिपोज। हम चाहते हैं कि खड़े खड़े गाड़ी नीचे ना गिर जाए, इसलिए मिनिमम स्पीड का हमने फॉर्मूला तो पढ़ा है, बट इसकी वैल्यू हमेशा हमें क्या मिल जाती है? 0। देखो टेन थीटा को म्यू एस डाल दो, टेन थीटा अगर म्यू एस बराबर हो गए तो ये अपना आप ही क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ऐसे हम लोगों को करना चाहिए। ओके, चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। आप लोग इसका सवाल का जवाब दे सकते हो मुझे। कैन यू टेल मी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ व्हीकल इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग और स्किडिंग। वो स्लिप भी नहीं कर रही, स्किड भी नहीं कर रही सर्कुलर रोड पे, विच इज रफ एंड बैंक्ड। तो इनमें से सही डायरेक्शन फ्रिक्शन की क्या हो सकती है? क्या फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा, क्या वो डाउन द इंक्लाइन लगेगा, या अप और डाउन कहीं भी लग सकता है, या फिर नन ऑफ दीज? मैंने भी बताया है, गाड़ी को टर्न करना है तो क्या फ्रिक्शन हमेशा अप द इंक्लाइन लगेगा या ऑलवेज डाउन द इंक्लाइन लगेगा, या दोनों हो सकते हैं, अप भी लग सकता है डाउन भी, दोनों हो सकते हैं, अप भी लग सकता है डाउन भी, या फिर नन ऑफ दीज? क्या करेक्ट आंसर आपको लग रहा है? आपको टर्न करना है, क्या फ्रिक्शन हमेशा ही ऊपर लगता है, क्या फ्रिक्शन हमेशा ही नीचे लगता है, या दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है? सोचो, क्या ये तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड पे डिपेंड नहीं करता कि फ्रिक्शन कहां लगेगा? अभी पढ़ा था ना, अगर धीरे से चल रहे हो तो फ्रिक्शन नीचे भी लग सकता है, सॉरी धीरे से चल रहे हो तो फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, अगर आप फास्ट चल रहे हो तो फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लगता है। यानी कि फ्रिक्शन की तो दोनों डायरेक्शन, एक नहीं दोनों डायरेक्शन पॉसिबल होती है भैया। फ्रिक्शन जरूरी थोड़ा ना हमेशा अप द इंक्लाइन लगे, फ्रिक्शन जरूरी थोड़े ना कि हमेशा डाउन द इंक्लाइन लगे। यानी कि अगर कार बहुत तेज चल रही है तो उसकी टेंडेंसी अप है, तो फ्रिक्शन डाउन भी लग सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 1 and 2। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना? वो अप द इंक्लाइन भी लग सकता है और डाउन द इंक्लाइन भी लग सकता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। 80% बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है ना? अप द इंक्लाइन भी लग सकता है, डाउन द इंक्लाइन भी लग सकता है, बोथ आर पॉसिबल। नेक्स्ट यहां पे एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को एक कर्व ऑन अ हाईवे हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको यहां रेडियस दे दिया। द कर्व रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट द रोड प्रोवाइडेड इतना। ये हमारा कोफिशिएंट दे दिया। मैक्सिमम वी मैक्स पूछ रहा है, यानी कि वी मैक्स का फॉर्मूला डालना है।
सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको वी मैक्स का फॉर्मूला याद है तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो। व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, जस्ट आपको ये बताना है। वी मैक्स कितना होगा इस क्वेश्चन में, आप लोग मुझे ये बता दो। ठीक है, मैं यहां पे टाइमर लगा देता हूं, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लो एंड जस्ट टेल मी द आंसर। अप्रोप्रिएट टाइम दे रहा हूं मैं करने के लिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, छोटू सी कैलकुलेशन है, कर लोगे आप लोग। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको हेल्प के लिए मैं अंडर रूट 6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.4 दे रहा हूं, अंडर रूट 6 की वैल्यू है ये, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कोशिश कोशिश करो, कोशिश करो, क्या आंसर आ रहा है। ट्राई 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 ट्राई, फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को। क्या लगेगा फॉर्मूला, जल्दी से बोलो फटाफट, आपको फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखोगे वी मैक्स का फॉर्मूला आर जी कितना लगना चाहिए बोलो, टेन थीटा प्लस म्यू, यही फॉर्मूला है ना, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 - म्यू टेन थीटा, यही फॉर्मूला लगाना है, इसी को अप्लाई करना है बच्चे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और 1045 डिग्री आपको पता है 1 होता है, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट RG 40 × 10, आर जी हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया जी, और टेन थीटा कितना हो गया 1, है ना, क्योंकि 1045 डिग्री आपको पता है कितना होता है 1 होता है, प्लस म्यू, म्यू कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 1 - म्यू टेन थीटा, यही बन जाएगा ना 1 - म्यू टेन थीटा, यानी कि यहां से आ जाएगा अंडर रूट 400 × 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8, डेसिमल डेसिमल हटा दो तो ये कितना आ जाएगा 4 3 और 2 और ये कितना आ जाएगा 200 × 3, यानी कि √600, मतलब आप इसको 10√6 कह सकते हो, और √6 को 2.4 डाल दोगे तो यहां से 24 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर है बच्चे, अप्रोक्सीमेट आंसर मैं यहां से निकालना सिखा रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा, यानी कि यहां पे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। 56% बच्चों ने, 57% बच्चों ने आंसर सही किया यहां पे, ठीक है ना। लीडर बोर्ड पे नाम है जो बार बार रिपीट करते हैं अपने आप को, वेरी गुड, ठीक है ना। ओके, राजेश्वरी, जय सिंह, संजना, अरविंद, अर्पिता, ओवैस, खुशी, उत्कर्ष, सूर्यांश, अंशिका, वेरी गुड बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। डन हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहां पे देखो आपके सामने क्या दे रहा है, पहले क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ना। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस इतना is banked at an angle of 15 degree, the coefficient of friction between the wheels and the race car is इतना, the optimum speed of the race car। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे ऑप्टिमम स्पीड वर्ड यूज किया, ऑप्टिमम स्पीड का मतलब क्या है समझ लेना, पहले क्वेश्चन करने से पहले समझ लेना। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है कि आप लोग चाहते हो फ्रिक्शन की वजह से कोई नुकसान ना हो, यानी कि यहां फ्रिक्शन है पर आप फ्रिक्शन को मत लो, समझना ध्यान से। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है आप सिर्फ बैंक्ड रोड की मदद से टर्न करना चाहते हो, आप फ्रिक्शन को देख रहे हो यहां क्वेश्चन में दिया है ना, पर उसको मत लो, मैं अभी बता के चल रहा हूं नहीं तो गलत आएगा आंसर। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है टर्निंग विदाउट हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, मतलब यूजिंग मिनिमम फ्रिक्शन टू टर्न, आप मिनिमम फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, और मिनिमम फ्रिक्शन आप 0 रख सकते हो, यूजिंग मिनिमम फ्रिक्शन टू टर्न, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो आपको टर्न करने में मदद तो करता है, बट वो टायर को फाड़ भी सकता है, वेयर एंड टियर लिखा हुआ है ना, टू अवॉइड वेयर एंड टियर, टायर को फटने से बचाना है, फ्रिक्शन को यूज मत करो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये साइक्लिस्ट वाला केस हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट जैसा, तो आपको स्पीड पता है ना उस केस में क्या आती है, विदाउट फ्रिक्शन वाले में, उसको यूज करना है इस क्वेश्चन में। और अप्रोक्सीमेटली आंसर मुझे बता दो, अप्रोक्सीमेट आंसर यहां पे बता दो, यानी कि ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है यहां पे कि हम लोगों को ऐसी स्पीड चाहिए जहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसमें बोल रहा है टू अवॉइड वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर कब बचेगा, वेयर एंड टेयर का मतलब है जो टायर है वो फटे ना, टूटे ना, कहीं से कटे ना।
क्या आंसर आएगा करेक्ट इसका? ऑप्टिमम स्पीड अगर हम लोगों को यहां पे निकालनी है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सिर्फ यही लगेगा यहां पे, हम लोगों को बैंकिंग ऑफ रोड नहीं लगाना, मैंने पहले ही बोल दिया। लग रहा है ये बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन, बट ऑप्टिमम स्पीड कह रहा है। ऑप्टिमम स्पीड यानी कि आर कितना है मेरे पास? 300, जी कितना है मेरे पास? 10, और टेन थीटा कितना है अपने पास? अगर हम ध्यान से देखेंगे 0.27, टेन थीटा की जगह 0.27 डाल दो, तो ये अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? अगर आप देखोगे 3000 इंटू 0.27, अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? अगर आप इसको 3 मान लोगे 900 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 30 के आसपास आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, 30 से कम ही आएगा, क्योंकि ये 3 नहीं है ना, 0.3 नहीं है ना, अगर ये 0.3 होता तो 900 आ जाता, ये 30 के आसपास आएगा, 30 से थोड़ा कम ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 30 से लेस है? वो ये है, लेस देन 30 आएगा, क्योंकि अगर ये 0.3 होता तो ये आता, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है ये, है ना। तो ये 30 से थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि ये 0.3 नहीं है, 0.27 है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए आप यहां पे लगा सकते हो। ठीक है ना, 24% स्टूडेंट्स का आंसर ये आया था। ठीक है ना, 24% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ये किया था। तो आप देख लो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक बार लीडर बोर्ड पे भी नजर डाल लेते हैं। ओके, काफी बच्चों ने इसका आंसर किया है मिनिमम टाइम में, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डेथ वेल, डेथ वेल किस किसने देखा है? मौत का कुआं। क्या आप लोग कभी सर्कस या फिर कभी गए हो ऐसे, तो आपने देखा हो मौत का कुआं? कई जगह पे लगता है, अब तो काफी जगह गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया है ये, बट कई जगह अभी भी देखने को मिल जाता है। मौत का कुआं सुना है आप लोगों ने? इसी को डेथ वेल कहते हैं। ठीक है, मौत का कुआं। किसी ने लाइव देखा है क्या ये कभी? इस पे बाइसाइकिल भी करते हैं कई रोड पर, ज्यादातर मोटरसाइकिल और कार को यूज करते हैं। बाइसाइकिल थोड़ी मुश्किल होती है चलानी, बट मोटर बाइक और कार का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं इसको करने के लिए। देखा है? देखा है ना? देख रहे हो आप यहाँ पे गाड़ी कैसे चल रही है? ये मतलब वर्टिकली चलती है कार। कैसे चलती है? अगर आप ध्यान से देखोगे वर्टिकल मोशन करती है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, ये आदमी देखो कितने आराम से खड़ा है भाई साहब। ठीक है, कोई डर नहीं, आराम से गाड़ी के अंदर बाहर निकल के देख रहा है, एकदम हीरो बन रहा है ना, आराम से कार से बाहर निकल के। ये तो बिल्कुल अलग ही जोन में है। ठीक है सर, अलग ही टेंशन है इसका। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे होता क्या है, यहां डेफिनेटली ये होता है कि नीचे एमजी तो लग रहा है, पर ये गिर क्यों नहीं रहा? अरे वॉल के साथ कैसे चल रही है भैया ये गाड़ी? देखो, ये गाड़ी ऐसे चल सकती है क्या? सर ये गाड़ी तो ऐसे चल रही है। ये कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। ये ऐसे तब चल सकती है जब इसको कौन बचाए? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चल रही है। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देगा और फ्रिक्शन इसको बचाएगा। ये गाड़ी वर्टिकली चल सकती है, ये इस तरीके से चल सकती है। कंडीशन क्या है ऐसे चलने की? ये ऐसे कब चल सकती है? जब क्या हो, ये कर्व ट्रैक हो और इसमें एक सूडो फोर्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन मिले। यानी कि आप कह सकते हो यहां पे अगर आप इस सर्कुलर ट्रैक में टर्न कर रहे हो तो आप लोगों को क्या मिल रहा होगा? इस पे सूडो फोर्स। इसको देख लो, इन भाई साहब को देख लो, इनका एमजी नीचे लग रहा होगा, है ना, पर ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है जो इनको बचा रहा है। मैं एफएस मैक्स कह रहा हूं, स्किड नहीं कर रही है, एफएस मैक्स ले रहा हूं। मान लेता हूं मैं फ्रिक्शन ही बोल देता हूं कि चलो यहां पे फ्रिक्शन है। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रिक्शन है तो एफएस मैक्स आपका एमजी से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको टर्न करना है तो एफएस मैक्स एमजी से बड़ा होना चाहिए। अब इन पर्सन के फ्रेम में ही हम क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। इस आदमी को कहेंगे अब तू ही बना। ये रहा गुड्डू, दिखा आप लोगों को गुड्डू नजर आया? यही है गुड्डू जिसकी बात हम करते हैं। ये रहा गुड्डू, देखो ये कहां बैठा है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। कहां बैठा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ये क्या बनाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम। ये बोलेगा कि भैया फ्री बॉडी डायग्राम में ये कहेगा मुझे ना यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। कितना एक्सपीरियंस हो रहा? जो मास है कार का या इसका मास है इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही हो रहा होगा ना, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन के। ये किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं एन से लिख रहा हूं। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। और अगर नॉर्मल है तो फ्रिक्शन लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? आप देख सकते हो म्यू एस इंटू नॉर्मल, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल जरूरी है। और नॉर्मल कहां से मिल रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ठीक है ना, यहां से मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे क्लियरली नॉर्मल रिएक्शन आपको कहां से मिल रहा है? एम ए सी से। यानी कि आप बोल सकते हो एम वी स्क्वायर बाय आर। आप लोगों को जो भी रेडियस है ट्रैक का
वो आपको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, देख रहे हो, क्योंकि यहां पे धक्का लगेगा कार पे, और कार और जो वेल है वो यहां पे क्या देगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक नॉर्मल रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से देखोगे एफ एस मैक्स, यानी कि जो एफ एस मैक्स है, जिसको आप म्यू एस इंटू नॉर्मल कह रहे हो, ये एमजी से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये बंदा गिर जाएगा भाई नीचे। मैक्सिमम फ्रिक्शन से एमजी हमेशा कम होना चाहिए, नहीं तो ये गिर जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या एमजी से बड़ा होना चाहिए, क्या एमजी से बड़ा होना चाहिए, एम कट जाएगा यहां से, तो यहां से आपको मिलेगा वी स्क्वायर ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, जी इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय म्यू एस। तो आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए, या फिर आप वेलोसिटी कह सकते हो ग्रेटर देन आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस होना चाहिए। ये डेथ वेल के लिए आप लोगों को मिल रहा है, स्पीड इससे बड़ी होनी चाहिए, इसलिए इसको मिनिमम स्पीड बोलेंगे, मैक्सिमम नहीं। इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम स्पीड, कम से कम आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप आर रेडियस में घूम रहे हो, इसका जो रेडियस है, जिस ट्रैक में ये घूम रहा है, अगर उसका रेडियस मेरा आर है, तो आपकी मिनिमम स्पीड इस रेडियस में कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस। बात समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, क्लियर, डन। आप लोगों को ट्राई नहीं करना है भैया ये, ओके आप लोगों को ये ट्राई नहीं करना है, समझने के लिए इसको ट्राई नहीं करना हम लोगों को, बस ये याद रखना है। तो यहां पे जो मैंने वेल माना है मैंने कुछ सिलेंड्रिकल शेप का, रियलिटी में वो सिलेंडर नहीं होता। मैंने यहां पे माना है आपकी गाड़ी इधर है, और हमने माना है कि नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एम वी स्क्वायर बाय आर यहां लग रहा है, ऊपर आपका फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिया, नीचे हमने mg लिया, और हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा mg से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसा लिया है जहां पे ट्रैक का रेडियस नहीं बदल रहा, बट रियलिटी में जो ट्रैक होते हैं, जो रियल लाइफ में होते हैं, वो ऐसे होते हैं स्फेरिकल शेप के। जो गाड़ी होती है वो पहले यहां होती है और स्पीड बढ़ाते बढ़ाते ऊपर जाती है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। हमने जो ट्रैक लिया है वो कैसा लिया है, सिलेंड्रिकल, जिसका रेडियस फिक्स है, बट रियलिटी में जो ट्रैक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। याद रखना, ट्रैक की शेप, एक्चुअल शेप ऐसी होती है स्फेरिकल। गाड़ी यहां से स्टार्ट करती है, गाड़ी नीचे से स्टार्ट करती है और ऐसे जूम घूमती जाती है, और उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाती जाती है, और वो ऐसे 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 करते करते ऊपर आ जाती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वो ऊपर जाती रहती है, क्योंकि हर एक रेडियस में घूमने के लिए आपको एक फिक्स वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, यहां से अगर हम ध्यान से देखें, एक सिंपल सा सवाल, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक सिंपल सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों को ये ट्राई करना है। ट्राई दिस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को पहले रीड करो। वो कह रहा है एक स्टंट ड्राइवर है जिसका मास 60 kg है, राइड्स अ बाइक इनसाइड अ होलो मेटेलिक स्फीयर। देखो उसने कैसा लिया है, होलो मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस है 45 मीटर। एज्यूम द बाइक मूव इन द सेंट्रल प्लेन ऑफ द स्फीयर, यानी कि यहां पे वो बाइकर वही मौत के कुएं में है, और बाइकर कहां पे है, वो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट पे है। यानी कि वो कह रहा है बाइक यहां पे है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, मतलब ये इधर है, ठीक है ना, यहां पे हमारा बाइकर है। If the coefficient of static friction between the wheels and the surface is 0.5, ये हमारा म्यू दे दिया। तो आप लोगों को पता है वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्फीयर पे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है। क्या मिनिमम स्पीड होगी ड्राइवर की कि वो क्रैश ना करे, किस स्पीड से उसको जाना चाहिए। फॉर्मूला आप लोगों के सामने, आप लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे रेडियस भी आप लोगों को दी है, और उसने बोला है वो इस वाले प्लेन में है। Assume biker move in the central plane of the sphere, पूरा स्फीयर है उसके सेंट्रल प्लेन में है। होलो मेटेलिक स्फीयर मतलब हो सकता है ये पूरा स्फीयर हो, तो इसके ये वाले प्लेन में घूम रहा है, इस वाले प्लेन में, सेंट्रल प्लेन में, ठीक है ना। मान लो पूरा स्फीयर था कंप्लीटली, उस स्फीयर के इस वाले प्लेन में बाइकर घूम रहा है, तो आपको पता है ना यहाँ पे रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी योर रेडियस। ओके, रेडियस हम लोगों को इसकी पता है। जल्दी से फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अभी, वेलोसिटी का क्या था, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला, देख लो वहां से पढ़ा है, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी आर बाय म्यू। वी कितना हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी की, अंडर रूट आर जी बाय म्यू या जी आर बाय म्यू, उसी को बस यहाँ पे डालना है, अंडर रूट आर जी बाय म्यू या जी आर बाय म्यू, उसी को बस यहाँ पे डालना है। ठीक है, कोशिश करो अच्छे से पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिर बाइक चलानी पड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, इतना पढ़ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो रियल लाइफ में करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। डॉक्टर ना बने तो क्या करेंगे भाई, बाइक वाइक चला रहे होंगे, फिर नहीं चलानी ना। बहुत खतरनाक गेम है भाई साहब, क्वेश्चन से खतरनाक है भाई रियल लाइफ में ये खतरनाक है या क्वेश्चन करना खतरनाक है, अब आप सोच लो आपको क्या करना है।
ये करना है या फिर क्वेश्चन करना है? ऑब्वियसली क्वेश्चन कर लेंगे सर, क्वेश्चन फिर भी आसान है, ये करना बड़ा मुश्किल है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है सर। अंडर रूट आर जी बाई म्यू, हमने तो यहाँ खड़े खड़े होके पूरी इक्वेशन लिख दी। अब इस बेचारे को सोचो, वो हंस रहा होगा, कह रहा होगा वाह मैं पूरी मेहनत करूं, बाइक चलाऊं मैं, मेहनत करूं मैं, और तुम्हें यहाँ पे एक सवाल सॉल्व करके बस मेरी स्पीड कैलकुलेट करके दिखा दो। वाह सर जी वाह। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखो हमारी लाइफ आसान है, इनकी लाइफ मुश्किल है या नहीं है? देख रहे हो, खतरों के खिलाड़ी हैं भाई साहब, रोज खतरों से खेलते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे आप लोगों को सब कुछ दिया है। 1/2 किसको लिखा है मैंने? म्यू एस को 1/2 लिख रहा हूं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 900, यानी कि आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, आर भी दिया था, जी भी दिया था, म्यू भी दिया था। तो अपना जो सही जवाब आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 64% बच्चों ने आंसर सही कर दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ओके, मॉड्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, क्योंकि मॉड्यूल्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ तो मैंने होमवर्क में दिए थे, कुछ होमवर्क में नहीं भी दिए थे। तो यहां पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ मॉड्यूल के, तो मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस यहां पे रखे हैं, आप बहुत ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल का, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल का, आप लोगों को मिल जाएगा। आई थिंक एक्सरसाइज 1 में है ये क्वेश्चन, जिसके पास नहीं है देख लेना। वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर डाला है, शायद एक्सरसाइज 1 में है, चेक कर लेना किस एक्सरसाइज में है। क्यों करा रहा हूं मैं? ताकि आप लोगों के दिमाग में टेंशन रहती है ना, मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, तो मैं चाह रहा हूं मॉड्यूल के वो क्वेश्चंस जो नीट में आ सकते हैं उनको मैं ही सॉल्व करा दूं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पहले रीड कर लो अच्छे से, इसको सॉल्व मैं ही कराऊंगा, इसके लिए मैं टाइमर नहीं दे रहा हूं, मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन को। क्या ये मौत का कुआं है? मौत के कुएं की क्वेश्चन नहीं है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है? आ coefficient of friction between hemispherical bowl and insect is इतना, and radius of ball is 0.6 meter, the maximum height to which an insect can crawl। तो अब एक चीज ध्यान से देखना, ये हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है। ये कैसा बाउल है? अगर आप ध्यान से देखोगे हेमिस्फेयर, तो मैं हेमिस्फेरिकल बाउल आपको बना के दिखाता हूं, यानी कि आधा स्फीयर होगा, इसी को आप हेमिस्फेरिकल बाउल कहते हैं। ध्यान से देख लो इस बाउल को, नजर आ रहा है? इस बॉल का रेडियस कितना दिया है? अगर आप ध्यान से देखोगे 0.6 मीटर, मान ले, यानी कि जो पूरा रेडियस है वो 0.6 मीटर हमें इस बॉल का रेडियस दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर आप यहां पे खड़े हो आपका स्लोप कितना होगा? आप कितने एंगल पे खड़े हो? अगर कोई इंसेक्ट यहां पे है तो उसका स्लोप कितना है? 0। अब ये इंसेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, क्रॉल कर रहा है, ये इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है? क्रॉल कर रहा है। क्या ये इंक्लाइन प्लेन की तरह नहीं है? बस यहां पे एंगल बदलता जा रहा है, ध्यान से समझो। क्या ये बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरह नहीं है? कभी इंसेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, कभी इंसेक्ट ज्यादा एंगल वाले इंक्लाइन पे चल रहा है, कभी इंसेक्ट और ज्यादा वाले पे, यानी कि इंसेक्ट को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि वो इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, ये इंसेक्ट सीधा सीधा ऊपर आ रहा है ऐसे। अरे वो घूम नहीं रहा है यहां पे भैया, डेथ फॉल मत समझ लेना, ये मौत का कुआं नहीं है। ये इंसेक्ट धीरे 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 ऊपर चल रहा है, यहां पे इसका एंगल अलग होगा, यहां पे एंगल अलग होगा, क्या इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है? आप देख रहे हो, अलग अलग एंगल पे चल रहा है। अब वो बोल रहा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। मान लो इंसेक्ट यहां तक जा सकता है, मान लो यहां तक जा सकता है, दिस इज दी मैक्सिमम हाइट, नीचे से आप इसी को एच मैक्स कह रहे हो, जहां तक वो जा सकता है। तो आप ये देखो ध्यान से, यहां पे ये एंगल क्या होगा? अगर आप यहां पे ऐसे स्लोप डालोगे तो आप इस एंगल को क्या मान सकते हो? थीटा। क्या मान सकते हो? थीटा। तो आप इसको एक इंक्लाइन प्लेन की तरह ले लो। और याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एंगल ऑफ रिपोज, कि आप यहां इंक्लाइन प्लेन पे जाओ और आप स्लिप ना करो, वो एंगल क्या होता है? डायरेक्टली बताओ, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। याद है आप लोगों को, ये मैंने पढ़ाया था एंगल ऑफ रिपोज। कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे हो, क्या ये इंक्लाइन प्लेन है? नहीं है, पर यहां पे ये ऐसा ही लग रहा है कि इंक्लाइन प्लेन है, जिसका एंगल बदलता जा रहा है। ये स्फीयर देखो, इंक्लाइन प्लेन में ये ऐसे होता है और यहां पे ये ऐसे है, यहां पे एंगल कांस्टेंट होता है, बस यहां पे एंगल आपका बढ़ता जा रहा है। तो हम यही तो पूछ रहे हैं, किस मैक्सिमम एंगल तक जा सकता है कि स्लिप ना करे। यानी कि आप यहां पे एंगल मान लो थीटा, आपको इंक्लाइन प्लेन पे एंगल पता है, एंगल ऑफ रिपोज कहते थे, जहां पे ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करता था, इसको एंगल ऑफ रिपोज कहते थे, जहां पे ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करता था। याद है क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें, कितना होता था? थीटा का क्या रिलेशन होता था म्यू से एंगल ऑफ रिपोज में? याद है? यानी कि सर आप एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, टेन थीटा म्यू के बराबर है। जल्दी से बोलो, क्या मैं एक ही स्टेप में लिख सकता हूं? इसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते थे, हाँ या ना? क्या मैंने पढ़ाया है क्लास में? वो मैक्सिमम एंगल जहां तक हम बेंड करें और ऑब्जेक्ट स्लिप ना करे, कैसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते थे? याद आ रहा है अच्छी तरीके से? हाँ, ये बात तो हमें समझ में आ गई।
ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता था। पर अभी तक हाइट थोड़ा ना कैलकुलेट हुई, हमें तो बस एंगल मिला, हमें मिल गया टेन थीटा म्यू एस है, हमें तो सिर्फ एंगल मिल गया कि क्या मिल गया हम लोगों को, टेन थीटा हमारा म्यू एस है यानी कि 0.44 है। अपने को तो चाहिए ये हाइट, इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, थोड़ा ध्यान यहां देना बेटा, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैं आपसे पूछूं, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, दोबारा देखो ये सेंटर है मान लो, तो सेंटर से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये रहा सेंटर, सेंटर से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस होगा ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये भी तो सर्कल का रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस, बताओ यस और नो। अरे हेमिस्फीयर है बेटा, सरकमफ्रेंस से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये क्या मेरा पॉइंट ओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी आर है। ओके, आपको ये एंगल नजर आ रहा है कितना है, थीटा, आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करो, ये एंगल कितना नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे थीटा, ठीक है ना, ये एंगल कितना नजर आ रहा है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल फिर से कितना हो जाएगा, थीटा। देखो ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। आप देख सकते हो अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी थीटा, और ये आर है, ठीक है ना। इसको मैं ग्रीन, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, ऑरेंज कलर से, ये कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आर है या नहीं, दिस इज माई आर, और ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेके यहां तक, ये वाला डिस्टेंस इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा आर कॉस थीटा। क्यों कर रहा हूं मैं इतना, क्यों निकाल रहा हूं मैं, अगर आपको पता है ये आर है तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए ये हाइट, मुझे तो ये निकालनी है ना हाइट, ये हाइट कितनी होगी आप खुद सोचो, टोटल यहां से लेके यहां तक आर है, ये टोटल डिस्टेंस आर है और ये आर कॉस थीटा है, तो ये मेरी हाइट होगी, कितनी हो जाएगी, ये मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा, ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी कि R1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने बोला ये इंसेक्ट क्रॉल करते करते एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहां जाके वो एंगल आ जाएगा जिसकी हाइट हमें निकालनी है, यहां पे टेन थीटा किसके बराबर, म्यू एस के बराबर। स्टेप वन क्लियर। फिर मैंने बोला अगर इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, फिर ये वाला क्या होगा थीटा, और ये दोनों अल्टरनेट है। ये डिस्टेंस आर क्यू है क्योंकि ये तो रेडियस है, ये डिस्टेंस आर क्यू है, ये भी रेडियस है। अगर आप देखोगे अगर ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर लोगे आर कॉस थीटा, और हाइट क्या आएगी, ये हाइट चाहिए मुझे, ये हाइट कैसे आएगी, आर में से इसको माइनस कर दो तो ये हाइट आ जाएगी R1 माइनस कॉस थीटा। आपको अगर टेन थीटा पता है, किसी भी ट्राइंगल में आपको टेन थीटा पता है ना, टेन थीटा कितना है हमें, म्यू है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर म्यू एस हो गया, बेस ये हो गया, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से कॉस थीटा कितना आएगा, इस ट्राइंगल का कॉस थीटा क्या होता है बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कॉस थीटा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ये मेरा कॉस थीटा आ जाएगा। यानी कि हाइट का एक फॉर्मूला मिल गया, हाइट का फॉर्मूला हो गया R1 माइनस कॉस थीटा की जगह डाल सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है बच्चे यहां पे, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो या अपने नोट्स में इस फॉर्मूले को लिख सकते हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊपर तक जा सकता है अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया हाइट का। अब बस आप लोगों को यहां पे म्यू एस की जगह ये वैल्यू डालनी है, कितनी डालनी है देखो ध्यान से, 0.44 है ना, इसकी जगह आप ये वैल्यू डाल दोगे, यानी एच आ जाएगा आर कितना है 0.6, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.44, यानी कि ये हो जाएगा 0.6 और 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.44। आपको पता है ना 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ऐसी 1.44 क्या होगा, 1.2 का स्क्वायर होगा। यानी कि आप देख सकते हो इसको नेक्स्ट स्टेप में 0.6 1 माइनस 1 बाय 1.2, और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप हाइट निकालोगे आ जाएगा 0.6, एलसीएम ले लोगे नीचे आ जाएगा 1.2, यहां आ जाएगा
1.2 माइनस 1 यानी कि 0.6 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 है ना। ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका कितना 0.1 है ना। 0.1 आ रहा है ना यहाँ पे 0.1। चेक कर लो, पूरी कैलकुलेशन देख लो, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। मैं फिर भी एक बार दोबारा देख लेता हूं, वैसे मैंने देख लिया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहां पे आप लोग बस इतना याद रखना, कॉस थीटा को 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और म्यू ये था ना हमारा, म्यू ये था, म्यू कितना था मेरा अंडर रूट ऑफ 0.44। तो जब आपने यहाँ म्यू स्क्वायर किया वो 0.44 आ गया, तो मैंने वही किया है यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.44। नीचे आ गया 1.44 का अंडर रूट है ना, 1.44 ये आ गया ना, इसका अंडर रूट आ गया 1.2, इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 1.2 माइनस 1, कितना आ गया 1.2 माइनस 1 यानी कि ऊपर आ जाएगा 0.2, ठीक है ना। ऊपर कितना आ जाएगा 0.2, नीचे 1.2, और मेरा रेडियस कितना था 0.6, ये आ गया 2। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लो किस किस को ये समझ में आ गया, सही करा है। कुछ कैलकुलेशन में एरर हो तो मुझे बता देना भाई, कई बार पीछे से दिखता नहीं है। सही है, देख लो अच्छे से, ओके देख लो अच्छे से, कोई स्टेप में कोई गलती कहीं आपको लग रहा हो सर कैलकुलेशन में नहीं समझ में आ रहा, कुछ एनीथिंग यू वांट टू से। डन, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। 0.2 आ रहा है, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूं भाई, कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं है। कहीं कैलकुलेशन गलत किया क्या मैंने, नहीं मुझे तो सही लग रही है, कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं करा। देखो ना यार, सही तो किया, 1 माइनस 1 बाय ये कितना आ गया 1.44 और ये 1.2 आ गया, तो 1.2 और इधर ले गए तो 0.2 ऊपर और नीचे कितना आ गया हमारा, सही है, ठीक है। 0.6 हमारा रेडियस दिया बच्चा, रेडियस ऑफ बॉल ये रहा ना बच्चे, देखो रेडियस ऑफ बॉल ये रहा 0.6 क्वेश्चन में दिया तो है बच्चे रेडियस, ठीक है। 0.1 ही आ रहा है ना, सही आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना भाई, अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैंने देख तो लिया कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये चेक कर लो, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। डन है ना, करेक्ट है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखो मेजर बच्चों का आंसर आ गया, यही आ रहा है, ओके डन डन डन, क्लियर है। एक दो बच्चे बोल रहे थे 0.2 आ रहा है, नहीं 0.2 कहां से आया बच्चे, एक बार रुको ना बेटा। देखो यहां पे 1.2 माइनस 1 कितना हो गया, देखो ध्यान से 0.2, नीचे 1.2 है और ऊपर 0.6 है, 0.6 को आप इससे काटोगे, ठीक है ना, 0.6 को इसको कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, और 2 0.2 बाई 2 भी तो है ना, 0.2 बाई 2 भी तो है, इस 2 को भी तो देखो, तो ये 0.1 ही तो आएगा, ये नीचे भी 2 है, देखो ध्यान से नीचे भी 2 है। रूट के अंदर स्क्वायर था बच्चे, बिल्कुल था, मैं मना नहीं कर रहा, रूट के अंदर क्या था 1 प्लस म्यू स्क्वायर, देखो ध्यान से क्या था अंदर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, पर म्यू की वैल्यू भी तो देखो ना, म्यू की वैल्यू कितनी दिया, ये देखो म्यू की वैल्यू कितनी दिया, यहां नहीं देखा आपने, म्यू की वैल्यू 0.44 रूट में थी, तो म्यू स्क्वायर 0.44 आ गया, इसलिए मैंने म्यू एस स्क्वायर की जगह 0.44 डाला। अच्छे से देख लो, आई थिंक अब क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। डन, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक करना बेटा सारे स्टेप सही किए, एक बार चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और मजेदार क्वेश्चन है, अगेन ये मॉड्यूल का सवाल है, ये आप ट्राई करना चाहोगे, आप कोशिश करो, ट्राई करो, अगेन एक अच्छा सवाल है ये, इसका भी अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, जेई मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है बेटा ये, और जेई मेंस में ऐसे सवाल आए भी हैं, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चों को इसका आंसर याद होता है, इसलिए दोबारा से आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, यहां पे एक नहीं दो नहीं 3 पॉइंट मासेस हैं, तीनों एम है और तीनों को एक साथ ज्वाइन किया गया टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। The system is placed on a smooth horizontal surface and rotated with a constant angular velocity omega about a vertical axis through the centroid. Then the tension in the each string, हर एक पार्ट में स्ट्रिंग के टेंशन कितनी होगी। कितनी टेंशन होगी, इसको एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ना, ट्राई करो, मजा आएगा, नहीं होगा तो भी मजा आएगा, होगा तो भी मजा आएगा, देखते हैं आप कहां तक ट्राई कर पाते हो। अच्छा सवाल है, आपको कुछ बातें मैं जरूर बताऊंगा, सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस अगर आपको नहीं पता, अगर आप यहां कहीं फंस जाओ, आपको पता है सर्कल के सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होता है, अगर सेंट्रोइड की बात करें, अगर इसकी लेंथ ए है तो ये डिस्टेंस ए बाई रूट 3 होता है, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को ए बाई रूट 3 कहते हैं, अगर आपको नहीं पता याद कर लो, सेंट्रोइड का यहां तक का डिस्टेंस ये होता है ए बाई रूट 3, अगर आपको ये जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं, अब आप सॉल्व करो,
सॉल्व करो जल्दी से, काफी बच्चों का आंसर आ गया। काफी बच्चों का आंसर आ गया। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं। क्या कह रहे हैं बेटा, यहां पे ध्यान देना प्लीज, यहां ध्यान देना। अगर आपका आंसर आ भी गया है तो एक बार फिर से देख लो। क्या ऐसे ही किया आपने? यहां पे तीनों ऑब्जेक्ट को रस्सियों से बांधा गया है और ये लेंथ कितनी दे रखी है? ए, है ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप बन गया ना। ये सारी लेंथ आपको कितनी दे रखी है? ए। अब ये घूम रहे हैं अगर सर्कल में, तो उसके सेंटर कहां होगा? यहां पे। ये तीनों सर्कल में घूम रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस सेंटर के अबाउट घूम रहे होंगे सर्कल में। और ये डिस्टेंस कितना होगा? सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कितना होगा मैंने आपको बता दिया है। रेडियस कितना हो जाएगा आपके पाथ का? जल्दी से बोलो। अगर आप रेडियस की बात कर रहे हो तो वो कितना हो जाएगा? a/√3। और ये एंगल कितना होगा आप मुझे बता सकते हो? ये एंगल, अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, तीनों को मत देखो, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, इस ऑब्जेक्ट को देख लो, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को देखो। यहां पे क्या लगेगा? टेंशन। यहां पे लगेगी टेंशन, है ना। यहां पे भी कुछ टेंशन लगेगी, यहां पे भी लगेगी, यहां पे भी लगेगी, यहां पे भी लगेगी। हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। यहां भी टी, यहां भी टी। और ये एंगल कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे? ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये भी 30, ये भी 30। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 होता है ना बच्चे। तो अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं तो दोनों 30-30 हो जाएंगे ना। तो ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। देख सकते हो यहां पे टेंशन है, यानी कि आप ऐसे समझो ये ऑब्जेक्ट है, एक टेंशन यहां पे है, एक टेंशन यहां पे है, और आपको इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है। तो इस टेंशन का नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा? इसका नीचे वाला t cos 30, और इसका भी नीचे वाला कितना होगा आप देख सकते हो? t cos 30। तो टोटल कितनी होगी टेंशन अगर आप ऐड करोगे नीचे की तरफ? 2t cos 30 डिग्री टूवर्ड्स द सेंटर। ये नेट टेंशन हो गया, नेट फोर्स हो गया टूवर्ड्स द सेंटर। mg मत लगाने लग जाना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, mg मत लगाने बैठना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, कहीं सोचो सर mg भी आएगा, नहीं। हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख के घुमा रहे हो, ठीक है। तो 2t cos 30, तो ये नेट फोर्स हो गया। और आपको पता है 2t cos 30 इज अ नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। दिस इज अ नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे अगर आप ये दो कंपोनेंट ले रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप ले रहे हो तो बता देता हूं मैं, ये t sin 30 और यहां भी t sin 30, ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, कट जाएंगे ना। सिर्फ नीचे की तरफ बचेगा और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स mr⍵² होता है ना। तो यानी कि 2t cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2। और यहां से आ जाएगा m, और रेडियस कितना है इसका मैंने आपको बताया था। रेडियस कितना है यहाँ पे? a/√3, है ना। रेडियस कितना है? a/√3 और ⍵², mr⍵²। अब आप देख सकते हो 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, और टेंशन क्या आ जाएगी? ma। देखो ये √3 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 3 और ⍵²। यही आंसर आ रहा था आपका, ऑप्शन सी। हो सकता है कुछ और तरीका आपने लगाया हो, जुगाड़ वाले मेथड से मत करना, ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ बदल दे और आप जुगाड़ कुछ सोच रहे हो लगा देंगे, नहीं, ठीक है ना। ये इसका एग्जैक्ट मेथड है। यहाँ पे आपको टेंशन निकालनी है तो आपको ये रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? क्लियर है? दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं लीडर बोर्ड पे, काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है, विद इन द लिमिटेड टाइम भी किया है, ठीक है। हो सकता है आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा हो इसलिए आंसर याद हो, बट दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक है ना। ये सही मेथड है। कई बच्चे ना रट लेते हैं कि सर mr⍵² होता है, यहाँ 3 ऑब्जेक्ट है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे रटो मत, कई बार फंस जाओगे। कुछ गड़बड़ दे दी ना उसने क्वेश्चन में, कुछ वैल्यू बदल दी, फंस जाओगे। मैं अभी बता रहा हूं, रट के मत चले जाना। कई बच्चों ने ना रटा हुआ है, मैं बता रहा हूं, ऐसे करते हैं सर एक ऑब्जेक्ट था तो mr⍵², 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड करते हैं, मजा आ गया सर। ऐसे ही कुछ भी फिजिक्स मत पढ़ो, ये तरीका है इसको करने का सॉल्व। कई क्वेश्चन में कुछ बदल दिया, फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। इसलिए कह रहा हूं याद करके ऐसे रट मत लेना। हाँ, अपने लिए याद करना है तो आंसर याद करने के लिए तरीका आसान है, याद रखने के लिए तरीका आसान है कि ये इसका आंसर आएगा, बट एक्चुअल मेथड ये है इसको करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना आप लोगों को, मैं आपको टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन मॉड्यूल का क्वेश्चन, अगेन दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल। सारे मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं, कुछ तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉड्यूल, इसको भी ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है 2 masses 10 kg and 5 kg are suspended from a rigid support as shown. The system is pulled down with a force 150 Newton.
attached to the lower mass. The string attached to the support breaks and system accelerates downward. What will be the tension acting between the two masses? दो masses के बीच का acceleration आप लोगों को calculate करना है. ठीक है, टाइम देता हूं मैं आप लोगों को यहां पे. चलो फटाफट इसका आंसर कर दो. क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है, टाइमर चल रहा है, यू कैन आंसर नाउ. ट्राई 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 करो इसको जल्दी से. सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में ये देखो, यहां पे ओवरऑल फोर्स नीचे 150 न्यूटन लग रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देखना. ये भी लग रहा है, और फिर आपने टेंशन ऊपर से कट करी है. उसके बाद आप लोगों से क्या बोल रहा है, ऊपर वाली रस्सी कट करी है तो बीच वाली रस्सी की टेंशन. तो सबसे पहला एक काम करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप इसको कट कर ही दो. आप मान लो हमने इसको कट कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हम इसको कट कर देंगे, जैसे ही मैं कट करूंगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड क्या लगेगा. मैं इसको एक सिस्टम मान लू, दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेता हूं. टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 और 5. टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो. 15 kg. कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, 15 kg. पर एक चीज याद रखना, यहां पे आपको टोटल मास 15 kg नजर आ रहा है, दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान रहा हूं. क्या दोनों एक ही ऑब्जेक्ट रख रहे हैं आपको? तो इस पे नीचे की तरफ आपने फोर्स कितना लगाया है, 150. पर इसका वेट भी लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा. आप टेंशन को तो हटा सकते हो बीच में से अगर आप सिंगल बॉडी मान रहे हो, पर ग्रेविटी को नहीं. तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, mg 15 इंटू जी. यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 150 प्लस 150. दो 150 कहां से आए, एक तो ये जो आपने लगाया है, दूसरा mg, यानी कि कितना आ गया, 300 न्यूटन. तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि 15. तो नेट फोर्स 300 है और टोटल मास यहाँ पे आपका 15 है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या यही एक्सेलरेशन आना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चेक करो. क्या यही एक्सेलरेशन होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अच्छे से देख लो, होना चाहिए ना. अब क्या करेंगे, टेंशन निकालनी है, तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लो. मान लो मैं 10 kg को ले रहा हूं, मान लो मैं 10 kg को ले रहा हूं. स्ट्रिंग कट करा हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे एक टेंशन लग रही है ना, इस पे नीचे की तरफ एक टेंशन लग रही है, और इसका mg भी है. इसका mg कितना हो जाएगा, 10 इंटू जी, और नीचे एक टेंशन लग रही है. तो इसका एक्सेलरेशन आपको ऑलरेडी पता है, नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, इसका नेट एक्सेलरेशन, इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है आपको पता है, फटाफट बोलो कितना एक्सेलरेशन है इसका. अभी हम लोगों ने निकाला था एक्सेलरेशन कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है. देख रहे हो, नीचे ही टेंशन लग रही है और नीचे यही है, दोनों फोर्स नीचे हैं. यानी कि आप यहां से लिख सकते हो T प्लस एम जी, टी प्लस 10G किसके इक्वल हो गया, यही नेट फोर्स हो गया. टेंशन भी नीचे, mg भी नीचे, नेट फोर्स क्या हो गया, टेंशन ऊपर नहीं है, टेंशन नीचे है, mg भी नीचे है, तो नेट फोर्स हो गया. इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, T माइनस mg मत कर देना, दोनों नीचे है. T प्लस 10G किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना. यानी कि अगर आप देखोगे T प्लस 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 इंटू 20, यानी कि 200 के बराबर. तो यहां से टेंशन आ जाएगा 200 माइनस 100, यानी कि टेंशन आ जाएगा आपका 100 न्यूटन. कितना आ जाएगा टेंशन अगर आप ध्यान से देखोगे, 100 न्यूटन, यानी कि सी ऑप्शन, ऑप्शन सी आ जाएगा यहां से करेक्ट आंसर. ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगेन मॉड्यूल का सवाल है, ऐसे सवाल मॉड्यूल में भरे पड़े हैं. यहां पे बस इतना याद रखना, mg भी लेना है जब आप देख रहे हो. आप इसको सिंगल बॉडी मान रहे हो तो mg भी लेना, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल नहीं है, है ना. तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे एक और दिया गया है, ये भी आप लोगों को मॉड्यूल में मिल जाएगा. इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो, अगर आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो, आपके पास मॉड्यूल है तो ठीक है, नहीं है तो मैं करवा रहा हूं तो आप इसको कर लो. अगर मॉड्यूल नहीं है तो इस क्वेश्चन को देख लो जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ो. A block of mass m is pulled by a uniform chain of mass m tied to it by applying force F, and at the another end of the chain, the tension at the point at which the distance of the quarter of the length of the chain from the free end will be. यानी कि यहां पे एक लंबी सी चेन, ये मास वाली चेन है, इस चेन के पास मास है,
ठीक है ना, ये मास वाली चेन है, खाती पीती घर की चेन है जिसके पास वजन भी है। ये कोई रस्सी नहीं है जिसके पास वजन ना हो, ये रस्सी वो है या फिर चेन वो है जिसके पास मास है। और आपसे क्या बोल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मास भी एम, इस रस्सी का या फिर चेन का मास भी एम, और यहां से कितने डिस्टेंस पे, बोलो 1/4 डिस्टेंस। अगर टोटल लेंथ एल है तो L/4 डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे क्या टेंशन लगेगी, इस पॉइंट पे क्या टेंशन लगेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। और आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा डायग्राम को अपने तरीके से बनाओ। ये ऑब्जेक्ट है और ये रस्सी है, रस्सी को भी ऑब्जेक्ट ले लो, आप इसको दो ऑब्जेक्ट में तोड़ लो। जहां पे आपको टेंशन निकालनी है, कहां निकालनी है, यहां पे। आप इसको दो ऑब्जेक्ट में, इनको भी ब्लॉक मान लो, आप चेन को भूल जाओ, मान लो ब्लॉक ही है। इसका मास कितना था, अगर आप ध्यान से देखोगे, एम। डेंसिटी दी है इन्होंने, रोज की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। टोटल मास कितना था इसका, बोलो। टोटल मास एम था, और ये कितनी लेंथ है आपको दे रखी है, L/4। ये 1/4 है ना, तो इसका मास क्या होगा, M/4। बचा हुआ मास 3M/4 इसका होगा। अरे बाबू, ये टोटल है, टोटल में से M/4 अगर इसका है तो इसका 3M/4, जोड़ो दोनों को, कितना आ जाएगा, M। तो रस्सी का इतना हिस्सा अलग कर दिया, इतना हिस्सा कर दिया मैंने अलग, मतलब जो भी चेन दी थी दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बीच में एक हल्की सी रस्सी मान ली जिस पे हम टेंशन निकाल लेंगे। अब तो ये सिंपल है ना सवाल, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। कितना फोर्स लगा रहे हो, एम। तो पहले तो आप सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, सबको सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो। सिंगल ऑब्जेक्ट मान के, यानी कि ये पूरा एक सिस्टम मान के आप पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। सब कुछ आगे एक्सेलरेट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, F/2m। 2m क्यों, क्योंकि m मास इसका टोटल और m इसका, क्योंकि फोर्स तो तीनों पे मिलके लग रहा है ना। अब आपको टेंशन यहां पे निकालनी है, कहां पे टेंशन कैलकुलेट करनी है आपको, यहां पे टेंशन कैलकुलेट करनी है। अब आप इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो, टेंशन निकालनी है ना, तो इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो। और इसका टोटल मास कितना हो गया, आप देखो, इसका टोटल मास m + 3m/4, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, यानी कि अब आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो जिसका मास कितना हो जाएगा, m + 3m/4, यानी कि 7m/4। और इस पे आगे क्या लग रही है, टेंशन, है ना। इसको मैं पिंक कलर से कर रहा हूं, इसका मास कितना हो गया मेरा, 7m/4, और इस पे टेंशन आगे क्या लग रही है, t। ये हमें निकालनी है। और एक्सेलरेशन आपको ऑलरेडी पता है, तो यहां से आप लिख सकते हो T इज इक्वल्स टू मा, नेट फोर्स मा के बराबर हो जाएगी, यानी कि टोटल मास कितना है हमारा, 7m/4, ये मेरा मास हो गया। और एक्सेलरेशन कितना है हमें पता है इसका आगे, F/2m, F/2m। m ने m को कैंसिल किया, यहां से आ गया 7F/8। ये मेरी टेंशन आ गई 7F/8, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। 7F/8 यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही आ रहा है। 30.9% स्टूडेंट्स ने आंसर सही किया। 30.9 यानी कि 30.9 यानी कि 31% के आसपास बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। ओके, देख सकते हो आप आराम से इस क्वेश्चन को, देखो कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं। देखो, डिस्टेंस ऑफ अ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, इसलिए इन्होंने यहां पे L/4 लिखा भी हुआ है, 1/4 लिखा भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो जेई मेंस के मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूं, प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत ज्यादा पुराने वाले नहीं, अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर्स में जो आए हैं क्वेश्चन, मैं थोड़े से जेई मेंस के क्वेश्चंस करवा देता हूं। कल भी हम पढ़ेंगे, कल भी क्वेश्चंस ही करेंगे, पर जितना आज कवर कर चुके हैं उसके तो क्वेश्चंस कर लें जितना मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन, क्या इस तरीके के क्वेश्चन क्लास में हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को अटेंड करो। 2023 में आया, शिफ्ट सेकंड में 30 जनवरी को ये क्वेश्चन आया। ठीक है, ट्राई करोगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ √3 kg attached to the main string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied to the string makes an angle 30 degree with the wall. The tension in the string is, string में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है। जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। जेई मेंस के भी सवाल मैंने आपको कहा था मैं कराता जाऊंगा, क्योंकि ये नीट लेवल के ही हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है। अब आप लोग फर्क समझना बंद कर दो जेई मेंस और नीट में, क्योंकि काफी मतलब 80% क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो,
और आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं कॉन्सेप्ट तो इजीली हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर मैं सीधा दे दूं तो आप कर लेते हैं आराम से। इस एफ को तो लाओ ही मत इक्वेशन में, सिर्फ टी और इसके बीच का रिलेशन देखो कैसे निकालेंगे। टी का कंपोनेंट ले लो, हो जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूं, देखो यहां पे टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एंगल 30 है तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब आप कंपोनेंट लेके सॉल्व करो जल्दी से। टी के दो कंपोनेंट लो, ऊपर वाला लेफ्ट वाला एफ के बराबर, ऊपर वाला इसके बराबर। हमें टी निकालना है, ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे के बराबर हो जाएगा। जल्दी से करो सॉल्व। ठीक है, वन स्टेप सॉल्यूशन है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। अगर आप टी का ऊपर वाला कंपोनेंट ले लेते तो आपको नजर आ जाता ना, टी का ऊपर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस 30 डिग्री, है ना। लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, टी साइन 30 डिग्री। इसकी जरूरत नहीं है लेफ्ट वाले की, सिर्फ ऊपर वाले की जरूरत है, क्योंकि टी कॉस 30 इक्विलिब्रियम में इसको बैलेंस कर लेगा। आप लिख सकते हो टी कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है, एम जी के बराबर, यानी कि √3 और जी, जी मतलब 10 इसके बराबर है। और टी कितना आ जाएगा यहाँ पे, टी इंटू √3/2, ये किसके बराबर आ जाएगा, √3 इंटू 10 के बराबर आ जाएगा। √3 कट गया, टेंशन यहाँ पे 20 न्यूटन आ गया। कितना आ गया आंसर आपका, 20 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 20 न्यूटन इज करेक्ट। ठीक है, बट गए बच्चे, चारों पार्ट में बढ़ गए। इतना आसान क्वेश्चन कर रहे थे और सब इसी में बढ़ गए, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, क्यों, ये तो इतना आसान सवाल था भाई, इसमें भी गलती कर रहे हो यार। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, ये तो सबसे पहली क्लास में पढ़ाया गया था, फर्स्ट या सेकंड क्लास में करा दिया था ये क्वेश्चन मैंने आपको। ठीक है ना, सेकंड क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया था आप लोगों को। देखो ध्यान से, क्या गलती कर रहे हो, कंपोनेंट ही तो लेना था, टी कॉस 30 एम जी के बराबर। एम मेरा ये रहा, यहां पे मेरा 10 एम जी हो गया ना, इसी को तो हम एम जी कहेंगे ना। इसका एम जी कितना हो जाएगा, √3g, यही हो जाएगा ना, 10√3, यही एम जी है ना। इसी से हमने इसको बराबर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओ, आंसर बता दो बस। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्टेटमेंट को रीड करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको कहा था आप लोगों के एग्जाम में आते ही है। तो एजर्शन रीजन बेस्ड है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एजर्शन रीजन पढ़ो। वो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फैन कॉन्टिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर करंट इज स्विच ऑफ। होता है ना, लाइट चली जाए, आप स्विच बंद करो, पंखा थोड़ी देर तक तो घूमता रहता है। क्या कारण है इसका, वो बोल रहा है रीजन है कि फैन रोटेट करता है बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन होता है उस पर, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रोटेट करता है। वो कह रहा है फैन रोटेट करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जो भी इनर्शिया ऑफ मोशन है वो रोटेट करवाता है इसको। सोचो, क्या ये सही कह रहा है, इनर्शिया की वजह से ही रोटेट कर रहा है, राइट रीजन है या नहीं है। सोचो, क्या ये सही एजर्शन है। ये तो पता ही है, स्विच बंद करने के बाद भी रोटेट करता रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 अप्रैल 2023 में शिफ्ट सेकंड में ये सवाल आया है। देखो आसान, वेरी इजी। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। सही तो कह रहा है, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। जेई मेंस का सवाल है ये क्वेश्चन, है ना। और हम जेई मेंस के क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, इसका मतलब इतना तो हमारा लेवल है कि हम इसको आराम से सॉल्व कर ले। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहां ऑप्शन बी आ जाएगा। 75% स्टूडेंट्स कर रहे हैं आंसर, मतलब ठीक चल रहा है, दिमाग एकदम सही है, फिट है सर, सही ठिकाने पे चल रहा है, तो क्वेश्चन भी हो रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हो, 29 जुलाई 2022 शिफ्ट नंबर 1 का सवाल है, जेई मेंस का। क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे डेथ वेल था ये वही है, एक तरीके से पढ़ो। A smooth circular groove has a smooth vertical walls as shown in the figure. A block of mass m moves against the wall with a speed v. Which of the following curve represent the correct relation between normal on the block and wall? ठीक है ना, नॉर्मल और वॉल के बीच का आप लोगों को वेलोसिटी का रिलेशन आप लोगों को यहां से निकालना है। स्पीड का और नॉर्मल का और स्पीड का, नॉर्मल और स्पीड के बीच का रिलेशन, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड का रिलेशन निकालना है, और यहां पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ट्राई 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 ट्राई, अच्छा मैंने वो नहीं दिया,
आप लोगों को, एक सेकेंड, चलो पोल भी आ गया है, अब पोल में आंसर कर दो, तब तक मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको पता है ना, भी हमने डेथ वेल पढ़ा था नहीं पढ़ा था, देखो डेथ वेल अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था डेथ वेल। डेथ वेल में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, याद करो। यहां पे क्या होता था, आप देख सकते हो, नॉर्मल का फॉर्मूला mv²/r होता था ना, क्योंकि सूडो फोर्स ही था ये। अगर हम ध्यान से देखें, ये भी तो डेथ वेल टाइप ही है, यानी कि आपको पता है, अगर आप टर्न कर रहे हो यहाँ अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पे आप टर्न कर रहे हो, जैसे ये वॉल है वो ऐसे बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे टर्न कर रहा है, तो इस पे यहाँ पे क्या लगेगा, इधर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, यहाँ नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल mv²/r के बराबर है या नहीं। तो n प्रोपोर्शनल टू v² हो गया या नहीं हो गया, खुद सोचो। n प्रोपोर्शनल टू v² हो गया या नहीं हो गया, खुद सोचो। यानी कि कैसा ग्राफ बनना चाहिए, क्या यहाँ पे पैराबोला ग्राफ होना चाहिए, हैप्पी पैराबोला ग्राफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, है ना। यहाँ पे स्पीड है इसलिए वो नेगेटिव नहीं जा रहा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव जा रहा है, तो नॉर्मल और v के बीच का जो पैराबोला वाला ग्राफ है, क्या वही सही आंसर नहीं होना चाहिए, खुद सोचो। क्या ये ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए, चेक करो क्या ये आंसर आया आप लोगों का। 42% बच्चों का आ गया, ठीक है ना, 42% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही किया है, ठीक है। क्लियर है, पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, आसान है क्वेश्चन। यहां पे अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता था, यहां पे और क्या बोल सकता था क्वेश्चन में, ग्राफ किसके बीच में पूछ सकता था, आप जानते हो। अगर वो बोलता ग्राफ बनाओ, सपोज क्वेश्चन में चेंज कर दे, सुनो, अगर वो बोले n और v² में ग्राफ बनाओ, तो कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन। ये आ सकता है इस साल आपके नीट में, ये ग्राफ होता तो स्ट्रेट लाइन बनता, बट अगर आपको n और v के बीच में पूछ रहा है तो पैराबोला बनेगा, अगर n और v² में पूछता तो स्ट्रेट लाइन आ जाता, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछता, और क्या कर सकता है, थोड़े से चेंजेस कर देगा आप लोगों के बारे में, ठीक है ना। इस बार थोड़े से चेंजेस कर देगा, n और v² में पूछ लेगा ग्राफ, तो भी तो कर ही लोगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन पढ़ो, रीड करना है आप लोगों को, सबको पहले रीड करना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है, इन एन एलिवेटर an elevator can go up or down with a uniform speed when its weight is balanced with the tension of its cable. Force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it is more than his or her weight when the elevator goes down with increasing speed. In the light of the above statement, choose the correct. 2023 में 24 जनवरी शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ जेई मेंस का सवाल है। जेई मेंस का सवाल 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का है, एलिवेटर के बारे में क्वेश्चन है। आपको पता है लिफ्ट प्रॉब्लम हमने पढ़ा है, रियल वेट, अपरेंट वेट हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इसका सही आंसर करो। In an elevator can go up or down with a uniform speed when its weight is balanced with the tension of the cable. यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो वो कह रहा है टेंशन mg के बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। क्या सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज वेट व्हेन एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पहले पढ़ो और फिर इसका आंसर करो। पहली स्टेटमेंट का मतलब है, वो कह रहा है अगर आप एलिवेटर में हो, ऊपर से कोई केबल बंधी हुई है, कोई रस्सी से बंधा हुआ है एलिवेटर, केबल मतलब ये इस रस्सी से बंधा हुआ है एलिवेटर, समझ रहे हो, इसको केबल कह रहा है। एलिवेटर जिस केबल से बना है ना, इस रस्सी से बंधा है, इसको वो केबल कह रहा है। तो वो बोल रहा है ये एलिवेटर अगर कांस्टेंट स्पीड से जाए, यानी कि v अगर कांस्टेंट है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, ऐसे में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो यहां पे जो टेंशन होती है वो किसके बराबर हो जाती है, आपको याद है, mg के बराबर। मैंने पढ़ाया था ना क्लास में आपको, टेंशन किसके बराबर हो जाती है इस केस में, mg के बराबर हो जाती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, पहली स्टेटमेंट ट्रू है ना, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि एलिवेटर नीचे जा रही है, ध्यान से समझना। यहां पे कह रहा है एक इंसान खड़ा है और इस पे फोर्स लगा रहा है फ्लोर, इसी को तो रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जो फ्लोर आप पे फोर्स लगाता है इसी को रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे बोल रहा है, यहां पे हमारी एलिवेटर नीचे जा रही है, वेलोसिटी डाउन है और इंक्रीज कर रही है। मतलब नीचे जाते हुए अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन कहां होगा, बोलो। अगर नीचे जाते टाइम वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। अगर वो बोलता वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर होता। पर यहां पे वो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है। कैसे पता एक्सेलरेशन नीचे है, क्योंकि उसने बोला है, यहां पे बोला है पर्सन इन स्टैंडिंग, सॉरी, force exerted by the floor of elevator on the foot of the person standing on it is more than
व्हेन एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड बढ़ रही है, नीचे जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे है। तो जब एक्सेलरेशन नीचे होता है तो आपका एपरेंट वेट होता है आर इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, यानी कि एपरेंट वेट मेरा एम जी से छोटा हो जाता है, डिक्रीज करता है। आपका एपरेंट वेट क्या करता है? डिक्रीज। पर यहां पे कह रहा है वो ज्यादा है, वो कह रहा है एमजी से ज्यादा होना चाहिए एपरेंट वेट, यानी कि जो फ्लोर आपके पैरों पे फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है एमजी के, वो ये कह रहा है। क्या सही कह रहा है? अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती तो ज्यादा होता, पर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट जो 2 है वो यहां पे कैसी हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है ना? यहां पे ये क्वेश्चन भी हम लोगों का क्लियर हो गया है अच्छी तरीके से। ओके, सो आज मैं सेशन को यहीं खत्म करता हूं। आज आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं रिवाइज करने के लिए। मैं कल आपके सामने और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। थोड़ा सा मेरी आज तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा हूं, गले में थोड़ा सा दर्द है, तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा रेस्ट लूं, आपको आज 10 मिनट्स पहले छोड़ देता हूं और कल के क्वेश्चंस बना लेता हूं ताकि कल हम और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। ठीक है, सो आज एक छोटा सा ब्रेक दिया आप लोगों को, आज एक्स्ट्रा 10 मिनट्स दे दिए मैंने रिवाइज करने के लिए। आप रिवीजन करना अच्छे से, थोड़ा सा रेस्ट लो, वो भी जरूरी है। थोड़ा सा ब्रेक मैं देता हूं अपने गले को 10 मिनट, और कल मिलते हैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन। मजा आया आज के सेशन में? किस किस को मजा आया आज? किस किसने सेशन एंजॉय किया? मुझे जल्दी से बताओ, किस किसने आज का सेशन एंजॉय किया? बढ़िया था, काफी क्वेश्चंस किए ना आज के सेशंस में भी। कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में भी और क्वेश्चंस करें। ओके, चले, ठीक है, ठीक है। गला ठीक है, थोड़ा बहुत टीचर का रहता ही है थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खा लो ना, कल रात को कुछ खा लिया होगा उसकी वजह से एकदम से पेन हो गया, पर ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, ठीक हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल। कल और क्वेश्चंस करेंगे। डन, ओके, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। और मॉड्यूल्स के क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के आप लोग करते रहो, छोड़ना नहीं है बैक एक्सरसाइज को भाई, आप लोग करते रहना। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है आपको होमवर्क में जितने मैं दे रहा हूं वो सारे करते जाना। बाकी तो मैंने आप लोगों को अटैच करके दे ही दी है और आंसर की भी दे दी है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।